डू बिंग, जो जेनलॉन्ग होली लैंड के सबसे बड़े हेवनली प्राइड में गिना जाता था, उसने शायद जिंदगी में कभी किसी को इस तरह उससे बात करते नहीं सुना था। एक पल के लिए वह गुस्से से कांप उठा, लेकिन अगले ही क्षण वह जोर से पागलों की तरह हंस पड़ा। उसकी हंसी में क्रोध, अपमान और खूनी इरादा तीनों साफ झलक रहे थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, बहुत अच्छा। तुमने खुद कहा है कि तुम मुझे मार दोगे। तो अब मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर मुझे तुम मारते हो या मैं तुम्हें। ये मिंग ने उसकी तरफ देखा, फिर बिल्कुल बेबस भाव से सिर घुमाकर शुई हुवैंग से पूछा, अगर मैं इसे सच में मार दूं तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी ना? शुई हुवैंग ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने बेहद सहज स्वर में कहा, ये खुद तुम्हें चैलेंज दे रहा है। अगर मरता है तो वह उसकी अपनी पसंद होगी। कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। ये मिंग ने जैसे राहत की सांस ली। उसने सिर हिलाया और फिर डू बिंग की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा नाम डू बिंग है ना? फिर उसने बिल्कुल सपाट स्वर में आगे कहा, ठीक है। तुम्हें मैजिकल पावर्स भी इस्तेमाल करने की अनुमति है, डिवाइन पावर भी। मैं तुम्हें कोई रोक नहीं दूंगा। अब बस जल्दी करो। डू बिंग फिर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। इस बार उसकी हंसी और भी ज्यादा ठंडी थी। उसके चेहरे पर अब सीधा अपमानजनक तिरस्कार था। उसने भारी आवाज में कहा, मुझे सच में समझ नहीं आता। तुम जैसे छोटे से मार्शल लॉर्ड में आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? फिर उसने तिरस्कार से कहा, तुम एक जूनियर मार्शल लॉर्ड हो और सामने खड़ा है एक होली सोन। तुम्हारा मार्शल सोल मेरे मार्शल सेंट युआनयिंग के सामने क्या है? तुम्हारी छोटी सी ताकत मेरी सुप्रीम पावर के सामने टिकेगी कैसे? ये मिंग ने उसकी लंबी बात सुनकर बस भौहें सिकोड़ लीं। उसने चिढ़कर कहा, इतनी बकवास काफ़ी हो गई। लड़ना है तो लड़ो। डू बिंग ने ठंडी आवाज में जोर से हुंकार भरी और कहा, तुम्हें हराने के लिए इस होली सोन को सिर्फ एक ही मूव काफ़ी है। ये कहते ही उसके पीछे एक भयानक होली लाइट फूट पड़ी। उस होली लाइट के भीतर से एक विशाल मानवाकार आकृति प्रकट हुई। वह आकृति इतनी बड़ी थी कि उसके उभरते ही आसपास की पूरी पहाड़ी जैसे उसकी छाया में ढक गई। वह मानो किसी पर्वत के समान खड़ी थी। दबाव इतना प्रचंड था कि आसपास की हवा तक भारी हो गई। उसकी उपस्थिति से पूरा लिंगलोंग गार्डन कांपता हुआ सा महसूस होने लगा। यह कोई साधारण पावर नहीं थी। यह एक मार्शल सेंट की पूरी दबंगता, होली सोन की प्रतिष्ठा और डिवाइन बॉडी के अहंकार का सीधा प्रदर्शन था। डू बिंग के पीछे जो विशाल मानवाकार आकृति प्रकट हुई थी, वह कोई भ्रम नहीं थी। वह उसकी मार्शल सेंट रेल्म की सबसे बड़ी पहचान थी। उसका युआनयिंग। मार्शल पाथ में जब कल्टिवेटर मार्शल लॉर्ड के स्तर पर पहुंचता है, तब वह मार्शल सोल को कंडेंस करता है। उसके बाद जब मार्शल सोल और आगे इवॉल्व होती है, तो वह युआन शेन बनती है। और जब युआन शेन को और ऊंचे स्तर तक रिफाइन और स्ट्रेंथन किया जाता है, तब वह अंततः युआनयिंग में ट्रांसफॉर्म होती है। युआनयिंग, युआन शेन से कई गुना ज़्यादा रिफाइंड और भयानक रूप होती है। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर, प्रेशर और स्पिरिचुअल सप्रेशन तीनों कहीं अधिक खतरनाक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मार्शल सेंट की ताकत कई मामलों में वैल्करी से बहुत कम नहीं होती। असल फर्क सिर्फ इतना होता है कि वैल्करी ने डिवाइन फॉर्म को कंडेंस कर लिया होता है, जबकि मार्शल सेंट उस अंतिम कदम से अभी थोड़ा पीछे होता है। लेकिन इसके बावजूद मार्शल सेंट रेल्म अपने आप में एक बेहद टेरिफाइंग रेल्म थी। डू बिंग का ये युआनयिंग प्रकट होते ही आसपास का पूरा माहौल बदल गया था। हवा भारी हो गई थी, जमीन पर दबाव बढ़ गया था और लिंगलोंग गार्डन में मौजूद कई डिसाइपल्स के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन इस सब के बीच ये मिंग के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसकी आंखें शांत थीं, सांस स्थिर थी और उसका पूरा शरीर बिल्कुल सहज खड़ा था, मानो सामने कोई खास चीज हुई ही न हो। क्योंकि उसने डू बिंग से कहीं ज्यादा ताकतवर मार्शल सेंट्स देखे थे। इमॉर्टल टेम्पल के दो एल्डर्स जिनसे उसका सामना पहले हो चुका था, ऐसे थे कि अगर वे चाहें तो डू बिंग को एक पल में खत्म कर सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मिंग उनसे भिड़ भी चुका था। भले ही उस समय उन्होंने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उस अनुभव ने ये मिंग को एक बहुत गहरी बात सिखा दी थी। चाहे वह मार्शल आर्ट्स हो, मैजिकल पावर्स हो, डिवाइन टेक्निक्स हो या सुपरनैचुरल स्किल्स, अंत में वे सब सिर्फ एक ही उद्देश्य के साधन हैं। मारना, हराना और जीतना। नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन बैटलफील्ड में असली फर्क सिर्फ उपयोग और टाइमिंग का होता है। फिर भी ये मिंग सच में जान देकर लड़ने नहीं आया था। वह डू बिंग के साथ कोई डेस्परेट लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं चाहता था। क्योंकि चाहे वह कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों न हो, मार्शल सेंट का युआनयिंग कोई मजाक नहीं था।
अगर बात हाथ से निकल जाती तो चोट लगना तय था। इसलिए उसने तय कर लिया कि वह इसे ताकत से नहीं, दिमाग और टाइमिंग से दबाएगा। डू बिंग का विशाल युआन यिंग जब पूरी तरह उसके पीछे खड़ा हो गया, तब ये मिंग ने बस हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने शांत लेकिन बेहद चुभते हुए स्वर में कहा, युआन यिंग दिखाने से क्या होगा, अगर तुम उसे सही से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। डू बिंग की आंखें फैल गईं। उसने गुस्से और अविश्वास में चिल्लाकर कहा, क्या कहा तुमने? मेरा युआन यिंग सही से इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये कहकर उसने तुरंत अपनी डिवाइन माइंड को तेजी से चलाया और पूरे इरादे से अपने युआन यिंग को ये मिंग पर गिराने की कोशिश की ताकि एक ही बार में उसे कुचल दे। लेकिन जैसे ही उसने युआन यिंग को एक्टिवेट किया, उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसके माथे पर नसें तन गईं, शरीर लड़खड़ा गया और अगले ही पल उसे तेज चक्कर आने लगे। उसके पीछे खड़ा वह विशाल युआन यिंग भी एक झटके में अस्थिर हो गया, जैसे उसकी जड़ें हिल गई हों। वह लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा था। डू बिंग का दिल दहल गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह अचानक हुआ क्या है। उसी समय फंगलिंग ने होंठ भींचकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, कमाल है, तुमने पॉइजन लेडी की टेक्निक का बस 10वां हिस्सा सीखा है और फिर भी मैंने ये तक महसूस नहीं किया कि तुमने पॉइजन कब यूज़ किया। ये सुनते ही सब कुछ साफ हो गया। डू बिंग की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने दांत पीसते हुए ये मिंग को घूरा और चिल्लाया, तुम नीच हो, तुमने पॉइजन यूज़ किया। ये मिंग ने बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में कंधे उचकाए और कहा, लड़ाई का मकसद क्या होता है? सामने वाले को गिराना, बस। फिर उसने पूरी सहजता से आगे कहा, कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने हंसते हुए उदाहरण दिया, ये बिल्कुल खाने जैसा है। मैं चावल खाऊं, मांस खाऊं या फल खाऊं, आखिर में मकसद सिर्फ पेट भरना है, बस। पास खड़ी शुई हुवैंगा ने ये सब देखा, फिर लंबी सांस लेकर सिर हिलाया। उसने थोड़े निराश स्वर में कहा, मैंने सोचा था तुम दोनों के बीच एक जोरदार फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। कितना बोरिंग है। ये मिंग ने हल्का सा नाक से आवाज निकाली और कहा, अगर तुम्हें तमाशा देखना है तो आगे और भी मौके मिलेंगे। शुई हुवैंगा ने उसकी तरफ देखते हुए सीधा पूछा, अब असली बात बताओ, तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? अगर कोई जरूरी काम न होता तो तुम लोग मुझे यूं अचानक ढूंढने नहीं आते। ये मिंग थोड़ा असहज हो गया। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, क्या मैं बस एक पुराने दोस्त से मिलने भी नहीं आ सकता? शुई हुवैंगा ने तुरंत ठंडे स्वर में काट दिया, फालतू बातें बंद करो, सीधा बताओ मामला क्या है। वह बेहद तेज दिमाग वाली थी और उसने एक नज़र में समझ लिया था कि ये मिंग किसी बड़े काम से आया है। ये मिंग ने सिर खुजाया और थोड़ी झिझक के बाद कहा, बात थोड़ी बड़ी है, यहाँ नहीं, हमें जगह बदलनी होगी। शुई हुवैंगा ने बिना ज़्यादा सोचे सिर हिलाया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं भी यहाँ से ऊब गई हूँ, चलो मेरे रेजिडेंस चलते हैं, वहाँ आराम से बात करेंगे। शुई हुवैंगा के शब्द सुनकर ये मिंग थोड़ा चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हारा रेजिडेंस, वह कहाँ है? शुई हुवैंगा ने उसकी तरफ देखकर बिल्कुल सहज स्वर में कहा, जियाई टियनगोंग। क्या तुमने उसका नाम कभी नहीं सुना? फिर उसने हल्का सा तिरछा देखते हुए कहा, फंगलिंग ने तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में बताया नहीं क्या? ये मिंग एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसके दिमाग में एक नाम कौन था। वास्ट वेस्ट सी के बीचों बीच एक रहस्यमय पैलेस था जिसे जियाई टियनगोंग कहा जाता था। वह जगह पूरे टियन्युंग कॉन्टिनेंट में बेहद मिस्टीरियस मानी जाती थी। बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे और उससे भी कम लोग ये जानते थे कि वहाँ असल में कौन रहता है। कई तरह की अफवाहें थीं, लेकिन कोई पक्की जानकारी नहीं थी। और अब उसे समझ आया कि वह रहस्यमय पैलेस दरअसल शुई हुवैंगा का रेजिडेंस था। ये मिंग ने हल्की ईर्ष्या और प्रशंसा भरे स्वर में कहा, हाँ, अब समझ गया, तुम्हारी आइडेंटिटी तो सच में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तुम्हारे फादर और मदर दोनों ही बेहद टेरिफाइंग फिगर्स हैं। लेकिन ये कहते ही उसके मन में अचानक अपने पेरेंट्स की याद आ गई। उसका दिल हल्का सा भारी हो गया, क्योंकि उसके अपने फादर और मदर भी कभी असाधारण लोग थे, लेकिन युद्ध के दौरान वे बिछड़ गए थे और आज तक उनकी कोई खबर नहीं थी। शुई हुवैंगा का चेहरा ये सुनते ही ठंडा पड़ गया। उसने सख्त स्वर में कहा, उनके बारे में बात मत करो, मैं उनके बिना भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये मिंग ने तुरंत महसूस कर लिया कि यह विषय उसके लिए सेंसिटिव है। साफ था कि शुई हुवैंगा अपने पेरेंट्स के प्रति कोई नाराजगी, शिकायत या गहरी दूरी रखती है। इसलिए उसने समझदारी से बात वहीं रोक दी। अगले ही पल शुई हुवैंगा ने अपनी हथेली घुमाई और एक मुट्ठी कॉपर कॉइन्स हवा में उछाल दिए।
वे साधारण सिक्के नहीं थे। जैसे ही वे हवा में फैले, हर कॉइन अपनी जगह पर रुक गया और अपने आप एक जटिल मैजिक फॉर्मेशन बनाने लगा। कुछ ही क्षणों में उन कॉपर कॉइन्स ने मिलकर एक पूरा टेलीपोर्टेशन अरे तैयार कर दिया। फिर एक तेज सफ़ेद रोशनी चमकी। उस रोशनी ने शुई हुवैंग और ये मिंग दोनों को एक साथ ढक लिया, और अगले ही पल दोनों वहीं से गायब हो गए। पूरे लिंगलोंग गार्डन में अब सिर्फ फंग लिंग अकेली रह गई। उसने ये दृश्य देखा और बस बेबस होकर हल्की मुस्कान दी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि शुई हुवैंग ने जानबूझकर उसे पीछे छोड़ दिया है। आखिर उसने धीरे से सिर हिलाया और तय किया कि वह खुद ही जियाई टियंगोंग जाएगी। इधर ये मिंग, शुई हुवैंग और फंगलिंग तीनों अपने अपने तरीके से निकल चुके थे, और पीछे बचे वे सारे होली सन्स बिल्कुल सुन्न खड़े रह गए। उनके चेहरे पर गुस्सा, जलन, शर्म और बेबसी सब एक साथ साफ दिखाई दे रहे थे। वे कुछ कर भी नहीं सकते थे और अपना अपमान भी भूल नहीं पा रहे थे। इसलिए वे बस वहीं खड़े रह गए, अंदर ही अंदर जलते हुए, लेकिन गुस्सा निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ये मिंग और शुई हुवैंग बहुत जल्दी जियाई टियंगोंग पहुंच गए। जियाई टियंगोंग कोई साधारण पैलेस नहीं था। वह विशाल समुद्र के ऊपर तैरता हुआ एक अद्भुत फ्लोटिंग पैलेस था, जो अपनी इच्छा से पूरे वेस्ट सी में कहीं भी जा सकता था। असल में वह एक बेहद शक्तिशाली फ्लाइंग आर्टिफैक्ट था, और उसकी डिफेंसिव पावर इतनी भयानक थी कि सामान्य कल्टिवेटर्स तो दूर, कई बड़े एक्सपर्ट्स भी उसे देखकर सावधान हो जाते। बाहर से देखने पर जियाई टियंगोंग बस एक शानदार पैलेस जैसा दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही ये मिंग उसके भीतर दाखिल हुआ, उसे तुरंत एहसास हो गया कि इसकी असली ताकत बाहर की चमक में नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे अरेंजमेंट्स में है। उसकी नज़रें जैसे ही अंदरूनी संरचना पर गईं, वह समझ गया कि पूरे पैलेस के भीतर और बाहर काउंटलेस पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस, फॉर्मेशंस और डिफेंसिव प्रोहिबिशंस बिछी हुई हैं। ये साधारण प्रोटेक्टिव एरेज नहीं थे। उनकी गहराई और शक्ति देखकर ये मिंग ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि अगर कोई लॉन्जेविटी रेल्म का पावर हाउस भी इस पैलेस पर हमला करे, तो जरूरी नहीं कि वह आसानी से इसे तोड़ पाए। ये पैलेस अपने आप में एक चलता फिरता फोर्ट्रेस था, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके अंदर एक अलग ही वर्ल्ड जैसा वातावरण था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक पैलेस नहीं, बल्कि अपने भीतर एक छोटी स्वतंत्र दुनिया समेटे हुए हो। उस आंतरिक वर्ल्ड के बीचों बीच एक सुंदर फ्लावर फॉरेस्ट फैला हुआ था। उसी फूलों से भरे वृक्षों के बीच एक बेहद सुंदर पवेलियन बना हुआ था। इस समय शुई हुवैंग उसी पवेलियन में बैठी थी। कुछ ही देर में कई सुंदर और नाजुक एल्फ अटेंडेंट्स वहां आए। उनमें से हर एक बेहद ग्रेसफुल था। वे चुपचाप आगे बढ़े, फ्रूट प्लेट्स, डेजर्ट्स और अलग अलग डेलिकेसीज लाकर उनके सामने सजा दिए। सब कुछ रखने के बाद वे बगल में आदर से खड़े हो गए, सिर हल्का झुकाए हुए। शुई हुवैंग अपने घर लौटकर साफ तौर पर काफ़ी रिलैक्स्ड और खुश महसूस कर रही थी। उसने हल्की हंसी के साथ हाथ फैलाकर कहा, यह है मेरा घर। ये मिंग ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में सचमुच हल्का सा आश्चर्य था। फिर उसने बिना घुमाए सीधा कहा, मैं तुम्हें ढूंढने सिर्फ मिलने नहीं आया। असल में तुम्हारे लिए, या यूं कहूं, तुम्हारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा मामला है। शुई हुवैंग ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा भौं उठाए। उसने पूछा, बड़ा मामला? फिर उसने बहुत शांत लेकिन साफ स्वर में कहा, मेरी अपनी ताकत अभी इतनी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर सकूं। उसने हल्की सी नज़रें टेढ़ी करते हुए आगे कहा, तो क्या तुम असल में मेरे फादर और मदर से मदद मांगना चाहते हो? ये मिंग समझ गया कि उसने उसकी मंशा एक ही पल में पकड़ ली है। वह हल्का सा हंस पड़ा और बोला, हाँ बिल्कुल। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे फादर और मदर एक्शन लें और उस डिवाइन फीटस को नष्ट कर दें जिसे लॉर्ड ऑफ गॉड कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये मिंग को उम्मीद थी कि यह सुनकर शुई हुवैंग चौंक जाएगी, मगर वह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई। उसका चेहरा शांत ही रहा। उसने सीधे कहा, लॉर्ड ऑफ गॉड ने 5 डिनेस्टीज को कंट्रोल कर लिया है। ये बात मुझे बहुत पहले से पता है। फिर उसकी आंखों में हल्की गंभीरता उभरी। उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि डिवाइन फीटस इतनी जल्दी जन्म लेने वाला है। कुछ क्षण रुककर उसने आगे कहा, अगर वह सच में जन्म ले लेता है, तो पैदा होते ही उसकी ताकत 8 रेल्म्स ऑफ लॉन्जेविटी तक पहुंच जाएगी। फिर उसने ये मिंग की आंखों में देखते हुए आखिरी बात कही, और उस स्तर पर, यह जरूरी नहीं कि मेरे फादर और मदर भी उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकें। ये मिंग ये सुनकर कुछ पल के लिए सचमुच रुक गया। उसने हैरानी से कहा, तुम्हें ये सब पहले से पता था? फिर उसने तुरंत पूछा, तो
क्या तुम हमारी मदद करोगी? शुई हुवैंग ने हल्की सांस ली और सिर हिलाया। उसने शांत लेकिन साफ स्वर में कहा, मदद कैसे करूं? फिर उसने गंभीरता से समझाया, अगर मेरे फादर और मदर इस डिवाइन फीटस के खिलाफ सीधे एक्शन लेते हैं तो यह उनके लिए लाइफ एंड डेथ रिस्क होगा। उसने ये मिंग की तरफ देखकर कहा, मैं चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लूं, वे इतनी आसानी से इस काम के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर उसने थोड़ा बेपरवाह अंदाज में कहा, इसलिए तुम इस उम्मीद को यहीं छोड़ दो। ये मिंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, तो क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? शुई हुवैंग ने सिर हल्का सा तिरछा किया, कुछ पल सोचा, फिर बोली, एक रास्ता है। उसने कहा, मेरे पेरेंट्स कुछ ही दिनों में यहाँ आने वाले हैं। फिर उसने ये मिंग को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हारे पास उन्हें मनाने की काबिलियत है तो तुम खुद उनसे बात कर लेना। ये मिंग ये सुनकर बस कड़वी हंसी हंस सका। उसे खुद पर इतना भरोसा बिल्कुल नहीं था कि वह टियन्यूंग लिस्ट के नंबर 1 पावर हाउस और 9 ग्रेट डेमन गॉड्स की टॉप एक्सपर्ट को अपनी बात से हिला दे। इसलिए उसने तुरंत दूसरा सवाल किया, अगर उन्हें मनाना मुश्किल है तो डिवाइन फीटस को ख़त्म करने का और कोई तरीका है क्या? लेकिन शुई हुवैंग ने जो जवाब दिया उसने ये मिंग को एकदम चौंका दिया। उसने अजीब सी नज़रों से ये मिंग को देखा और पूछा, तुम इतने ज़िद्दी होकर डिवाइन फीटस को डिस्ट्रॉय करना ही क्यों चाहते हो? ये मिंग एक पल के लिए चुप रह गया। शुई हुवैंग फिर बोली, क्या तुम सच में मानते हो कि लॉर्ड ऑफ गॉड उस डिवाइन फीटस को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है? उसने हल्की ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उस पर भरोसा मत करो, बस इंतज़ार करो। फिर उसने बेहद ठोस स्वर में कहा, जिस दिन डिवाइन फीटस जन्म लेगा उसी दिन लॉर्ड ऑफ गॉड मारा जाएगा। ये सुनते ही ये मिंग के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? शुई हुवैंग ने बिल्कुल सपाट स्वर में कहा, मैं बस इतना कह रही हूं कि अंत में लॉर्ड ऑफ गॉड नहीं बचेगा। उसकी मौत तय है और टियन्यूंग कॉन्टिनेंट पर आखिरी नियंत्रण भी उसके हाथ में नहीं जाएगा। ये मिंग अब पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था। उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर लॉर्ड ऑफ गॉड नहीं तो फिर अंत में टियन्यूंग कॉन्टिनेंट पर राज कौन करेगा? शुई हुवैंग के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने थोड़ी शरारती, थोड़ी रहस्यमय आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, गैस। ये मिंग एकदम चौंक उठा। उसकी आंखें फैल गईं और उसने तुरंत कहा, तो मतलब लॉर्ड ऑफ गॉड नहीं बल्कि डिवाइन फीटस ही असली खिलाड़ी है। फिर उसने तेजी से बात जोड़ते हुए कहा, यानी लॉर्ड ऑफ गॉड उसे कंट्रोल ही नहीं कर रहा बल्कि खुद उसी के जाल में फंस चुका है ना? शुई हुवैंग ने संतुष्टि भरी नज़र से उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। उसने कहा, तुम सच में काफ़ी तेज हो। एक बार हिंट मिलते ही सही बात पकड़ ली। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, ये जो सो कॉल्ड डिवाइन फीटस है ये शुरुआत से ही एक ट्रैप है। उसकी आवाज़ में हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान थी जब उसने कहा, और उस ट्रैप में सिर्फ लॉर्ड ऑफ गॉड जैसा बेवकूफ़ी फंस सकता था। उसने आगे कहा, उसने कभी यह सोचने की कोशिश ही नहीं की कि इतनी पियरलेस हेवन डिफाइंग चीज़ आखिर इतनी आसानी से उसके हाथ कैसे लग गई। और उससे भी बड़ी बात, उसने ये भी नहीं सोचा कि वह उसे सच में रिफाइन और कंट्रोल कर भी कैसे सकता है। ये मिंग की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। अब मामला सिर्फ खतरनाक नहीं लग रहा था, ये पूरी तरह भयावह दिशा में जा रहा था। उसने गहरी नज़र से शुई हुवैंग को देखते हुए पूछा, ये सीक्रेट्स इतने बड़े हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता? फिर उसने सीधे पूछा, क्या इस ट्रैप का तुमसे कोई संबंध है? शुई हुवैंग ने तुरंत आंखें घुमा दी, जैसे उसे यह सवाल थोड़ा मजाकिया लगा हो। उसने कहा, क्या तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ जिसे इस तरह की चीज़ों में पर्सनल इंटरेस्ट हो? फिर उसने हल्का सा कंधा उचकाकर कहा, लेकिन हाँ, इस मामले का मेरे पेरेंट्स से संबंध है। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हुई। उसने कहा, और इसी वजह से मुझे इसके बारे में कुछ बातें पता हैं। ये मिंग का दिल एकदम बैठ गया। उसे तुरंत महसूस हो गया कि मामला उसकी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक है। उसने जल्दी से पूछा, क्या ये ट्रैप तुम्हारे पेरेंट्स ने लगाया है? फिर उसकी आवाज़ और गंभीर हो गई, अगर हाँ तो वे आखिर करना क्या चाहते हैं? शुई हुवैंग ने बहुत हल्की सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर इस बार पहली बार थोड़ा जटिल भाव आया। उसने धीरे से कहा, तुम ये तो जानते ही हो, मेरे फादर टियन्यूंग लिस्ट के नंबर 1 पावर हाउस हैं और मेरी मदर टियन्यूंग 9 मॉन्स्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट हैं। फिर उसने थोड़ी देर रुककर कहा, लेकिन मेरी पैदाइश से पहले उनके बीच बहुत गहरी दरार पड़ चुकी थी।
उनका रिश्ता इतना बिगड़ गया था कि वे कई सालों तक एक दूसरे से मिले तक नहीं। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की उदासी चमकी। फिर उसने कहा, लेकिन मेरे जन्म के बाद मेरी मदर बदल गईं। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से वह फादर के पास वापस लौटने को तैयार हैं। ये मिंग चुपचाप सुनता रहा। शुई हुवैंगर ने फिर कहा, लेकिन फादर ने उस समय उन्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं किया। वह अब भी पुराने मामलों को लेकर नाराज थे। इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी, और वही शर्त इस पूरे डिवाइन फीटस ट्रैप की शुरुआत बनी। शुई हुवैंगर ने धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। उसने कहा, फादर की शर्त बहुत साफ थी। अगर मदर सच में उनके पास लौटना चाहती थी तो उन्हें फादर की सबसे बड़ी एम्बिशन पूरी करने में मदद करनी होगी, टिएन्यून कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करना। यही वह शर्त थी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने आगे कहा, फिर दोनों ने कई दशकों तक तैयारी की। उन्होंने डिवाइन फीटस को ढूंढा, उसके रहस्य को समझा, और फिर उसके चारों तरफ ये पूरा ट्रैप बुन दिया। उनकी योजना ये थी कि डिवाइन फीटस जन्म लेने के बाद सारी केओटिक पावर्स आपस में भिड़ेंगी। लॉर्ड ऑफ गॉड मरेगा, 5 डिनेस्टीज बिखरेंगी, 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स भी कमजोर होंगी, और उस केओस के अंत में फादर टिएन्यून कॉन्टिनेंट के अल्टीमेट रूलर बनेंगे। ये कहते कहते शुई हुवैंगर अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी में हल्का गर्व भी था और थोड़ा सा मजाक भी। उसने कहा, ये मिंग, बताओ ना, मेरे फादर कितने क्लेवर हैं। फिर उसने उंगलियों पर जैसे हिसाब गिनते हुए कहा, डिवाइन फीटस को ग्रो करने के लिए बेहिसाब रिसोर्सेज चाहिए। अब ये रिसोर्सेज कौन दे रहा है? 5 डिनेस्टीज। उस डिवाइन फीटस को इतना बड़ा बनाने के लिए लॉर्ड ऑफ गॉड को 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा। तो प्रेशर कौन झेल रहा है? फिर से 5 डिनेस्टीज और लॉर्ड ऑफ गॉड। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मेरे फादर, उन्हें अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना रिसोर्सेज लगाना, ना फ्रंट लाइन पर लड़ना, ना ओपनली सामने आना। उन्हें बस इंतज़ार करना है और सही समय पर फल तोड़ लेना है। लेकिन इस बार ये मिंग के चेहरे पर ज़रा भी मुस्कान नहीं आई। वह गंभीर नज़रों से शुई हुवैंगा को देखता रहा। फिर उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में पूछा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे फादर आखिर टिएन्यून को यूनिफाई करना ही क्यों चाहते हैं? शुई हुवैंगा ने बिना झिझक जवाब दिया, फादर ने मुझे खुद बताया है। उसने कहा, टिएन्यून कॉन्टिनेंट की पावर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। इतने फ्रैगमेंटेड फोर्सेस के बीच कोई ट्रूली सुप्रीम पावर हाउस पैदा नहीं हो सकता। अगर असली स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स को कल्टिवेट करना है तो एक यूनिफाइड डायनेस्टी जरूरी है। ये मिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने कहा, हो सकता है ये सिर्फ उनका जस्टिफिकेशन हो। फिर उसने ठंडे स्वर में जोड़ा, असल में ये सिर्फ एम्बिशन भी हो सकती है। वह दूसरों पर रूल करना चाहते हैं, और अगर साफ कहूँ तो वह दूसरों को एनस्लेव करना चाहते हैं। शुई हुवैंगा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शौक नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में हल्का सा असहमति भरा भाव आया। उसने बिल्कुल सीधा कहा, तो क्या हुआ? फिर उसने बिना किसी झिझक के कहा, मेरे फादर सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट वही हैं, तो क्या उन्हें बाकी लोगों पर रूल करने का अधिकार नहीं है? उसका वर्ल्ड व्यू साफ तौर पर ये मिंग से बिल्कुल अलग था। उसने पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि सब बराबर होने चाहिए? फिर उसने लगभग चुनौती देते हुए कहा, क्या स्ट्रॉन्ग और वीक एक ही जगह खड़े होने चाहिए? क्या नेचुरली स्ट्रॉन्ग को वीक के ऊपर नहीं होना चाहिए? ये मिंग कुछ पल चुप रहा। वह जानता था कि यह सिर्फ बहस नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज की टक्कर थी। आखिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि दुनिया बराबरी से चलती है, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि हर इंसान के पास डिग्निटी होनी चाहिए। हर किसी को जीने का सम्मान मिलना चाहिए। ये सुनते ही शुई हुवैंगा अचानक हंस पड़ी, लेकिन इस बार उसकी हंसी ठंडी थी। उसने तिरस्कार से कहा, डिग्निटी? फिर उसकी आवाज़ तेज हो गई, स्ट्रेंथ के बिना डिग्निटी कहाँ होती है? इतनी सी बात भी तुम्हें समझ नहीं आती? उसकी आंखों में अब एक अजीब तीखापन आ गया था। उसने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि दूसरे रेसेस के बीच रहने वाले लोग कैसे जीते हैं? कुछ लोग स्लेव्स बनने लायक भी नहीं छोड़े जाते, वे तो सीधे एलियन रेसेस का फूड बन जाते हैं। उन्हें जिंदा निगल लिया जाता है। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, क्या तुमने कभी वह सीन अपनी आंखों से देखा है? अब उसके स्वर में सिर्फ तर्क नहीं था, कोई पुराना अनुभव, कोई गहरी छाप, कोई दबा हुआ आक्रोश बोल रहा था। उसने कहा, फादर मुझे अपने साथ बहुत जगहों पर ले गए हैं, पूरी दुनिया के काउंटलेस रीजन्स में, और जहाँ जहाँ मैं गई, मेरी आंखों ने मर्सी नहीं देखी, मैंने कंपैशन नहीं देखा।
मैंने सिर्फ किलिंग देखी, और स्लेवरी। उसकी आवाज़ धीमी हुई लेकिन और भारी हो गई, मानो उसके भीतर की सारी यादें एक साथ बाहर आ गई हों। ये मिंग ने उसकी बात चुपचाप सुनी। वह समझ गया था कि शुई हुवैंगा के विचार सिर्फ एरोगेंस से नहीं बने, वे ब्रूटल रियलिटी देखकर बने हैं। फिर भी उसने अपना सिर नहीं झुकाया। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, चाहे जो भी हो, मेरे अपने विचार हैं, और मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं बदलूंगा। शुई हुवैंगा ने सिर हिलाया, जैसे वह इस बहस को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती। उसने कहा, रहने दो, इस बात पर हम कभी अग्री नहीं करेंगे। फिर उसने बहुत स्पष्ट स्वर में कहा, लेकिन एक बात तय है, मैं अपने फादर के टिएन्यूंग यूनिफिकेशन प्लान का पूरा सपोर्ट करती हूँ। उसने आगे कहा, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ इसी रास्ते से टिएन्यूंग कॉन्टिनेंट सच में स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और तभी वह बाहर की शक्तियों के इन्वेजन से बच पाएगा। ये मिंग ने तुरंत एक और सवाल दागा, और उस डिवाउरर का क्या? फिर उसने तीखी नज़रों से पूछा, क्या तुम्हारे फादर उससे भी निपटने वाले हैं? शुई हुवैंगा ने फिर सिर हिलाया। उसने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, फादर ने बताया है कि उनका डिवाउरर के साथ पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है। ये मिंग की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं, लेकिन शुई हुवैंगा बोलती रही, डिवाइन फीटस के जन्म के बाद उसे बस थोड़े से लोगों को खाने दिया जाएगा, बस एक लिमिटेड सैक्रिफाइस। उसके बाद फादर खुद उसे किसी दूसरे ग्रेटर वर्ल्ड्स में भेज देंगे, जहां वह वहां की सोल्स को डिवावर करेगा। ये सुनते ही ये मिंग के चेहरे पर ठंडी हंसी उभर आई। उसने बार बार व्यंग्य से हंसते हुए कहा, कितनी अच्छी बात है। फिर उसने तीखे स्वर में कहा, मैं तो समझ रहा था तुम्हारे फादर सच में उस मॉन्स्टर को खत्म करेंगे, लेकिन अब समझ आया, उनमें उसे मारने की हिम्मत ही नहीं है। ये बात शुई हुवैंगा के दिल पर सीधी लगी। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें क्या पता? फिर लगभग फट पड़ते हुए बोली, तुम जैसे छोटे आदमी को क्या समझ आएगा? उसने भारी आवाज में कहा, डिवाउरर काउंटलेस एजेस से जिंदा है। एंशंट एंसेस्ट्रल ईरा के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स भी उसे नहीं मार पाए। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वह कितना टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है? उसने दांत भींचकर कहा, उसे किल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और अगर कोई ज़बरदस्ती कोशिश करेगा, तो नुकसान और भी ज़्यादा बड़ा होगा। ये मिंग ने उसकी बात शांत चेहरे से सुनी। उसके चेहरे पर अब कोई हंसी नहीं थी, बस एक कठोर, ठंडी शांति थी। उसने बहुत सपाट स्वर में कहा, हाँ, मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन छोटे आदमी के भी अपने विचार होते हैं। उसने ये कहकर धीरे से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने सीधा कहा, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। शुई हुवैंगा एक पल के लिए चौंक गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि ये मिंग इस तरह अचानक उठकर चला जाएगा। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट उभर आई। उसने कहा, तुम अभी जाना चाहते हो? फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा, और तुम अब मेरे इतने सीक्रेट्स जान चुके हो, ऐसे में मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दे सकती। ये मिंग ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें सावधानी साफ थी। उसने पूछा, तो क्या तुम मुझे कैद करना चाहती हो? शुई हुवैंगा ने तुरंत जवाब दिया, कैद नहीं। उसने जल्दी से कहा, इसे कैद मत कहो। फिर थोड़ी नर्म आवाज में बोली, मैं बस चाहती हूँ कि तुम कुछ समय यहीं मेरे साथ रुको, बस इतना ही। लेकिन ये मिंग का चेहरा ठंडा ही रहा। उसने साफ, कठोर स्वर में कहा, नहीं। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं छोटा आदमी हूँ, और मुझे बड़े लोगों के साथ रहना पसंद नहीं। ये शब्द सुनते ही शुई हुवैंगा कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मिंग ने उससे ये कहा है। उसके चेहरे पर चोट, गुस्सा और हट, तीनों एक साथ उभर आए। अगले ही पल उसने पैर पटका और लगभग झल्लाकर कहा, तुम चाहे जो कहो, अब तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते। ये मिंग ने चारों तरफ एक नज़र डाली। उसकी आंखें पैलेस के अंदर बिछी काउंटलेस रेस्ट्रिक्शंस, फॉर्मेशंस और हिडन सील्स पर तेजी से घूमी। फिर उसने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, यहाँ की रेस्ट्रिक्शन सच में कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन अफसोस ये मुझे रोक नहीं सकती। ये कहते ही उसका शरीर हल्का सा झिलमिलाया। अगले ही पल वह वहीं से सीधे गायब हो गया। बस ऐसे ही, ना कोई जोरदार इम्पैक्ट, ना कोई फॉर्मेशन क्लैश, ना कोई स्ट्रगल। शुई हुवैंगा वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह स्टन्ड। कुछ पल तक वह समझ ही नहीं पाई कि अभी हुआ क्या है। फिर उसके होंठों से अनायास निकला, उसने ये कैसे किया? असल में यह बात दूसरों के लिए इम्पॉसिबल जैसी लग सकती थी, लेकिन ये मिंग के लिए नहीं, क्योंकि वह रून एरेज, फॉर्मेशंस और रेस्ट्रिक्शंस की समझ में बेहद गहरा था।
जियाई टियनगोंग की इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, ये मिंग ने एक ही नज़र में उनके फ्लो को पढ़ लिया था। उसे तुरंत वह सटल फ्ला, वह टाइनी गैप, वह हिडन ओपनिंग दिख गई जहां से बाहर निकला जा सकता था। और बस उसी वीकनेस को पकड़कर वह बिना आवाज़ किए निकल गया। बेशक ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि वह अंदर से बाहर निकल रहा था। अगर वही काम बाहर से अंदर घुसने के लिए करना होता तो शायद इतनी आसानी से वह कभी सफल नहीं होता। कुछ ही देर में ये मिंग जियाई टियनगोंग से काफ़ी दूर निकल चुका था। वह समुद्र की लहरों पर चलते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके कदम हल्के थे लेकिन उसके मन के भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। आज जो कुछ उसने सुना था उसने टियनयुंग कॉन्टिनेंट की पूरी पॉलिटिकल बैलेंस को उसकी नज़रों में बदल दिया था। थोड़ी ही देर बाद आसमान से एक डिवाइन लाइट उतरी। उस रोशनी के भीतर से फंग लिंग प्रकट हुई। वह ये मिंग के पास पहुंची और गंभीर स्वर में पूछी, क्या हुआ? ये मिंग ने लंबी सांस ली। फिर उसने जियाई टियनगोंग के अंदर हुई सारी बात शुरुआत से अंत तक एक एक करके उसे बता दी। उसने डिवाइन फीटस का ट्रैप, युआन जियोंशन और शुई लिंगयू की योजना, लॉर्ड ऑफ गॉड का इस्तेमाल, 5 डिनेस्टीज की बर्बादी, डिवाओरा के साथ डील, सब कुछ साफ साफ कह दिया। फंग लिंग ये सब सुनती रही। जैसे जैसे वह सुनती गई उसका चेहरा और गंभीर होता गया। जब ये मिंग ने पूरी बात खत्म की तब उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर युआन जियोंशन सच में चाहे तो वह टियनयुंग कॉन्टिनेंट पर राज कर सकता है। फिर उसने धीमे स्वर में जोड़ा, उसकी योजना बहुत गहरी है। लॉर्ड ऑफ गॉड और 5 डिनेस्टीज दोनों ही उसके खेल में सिर्फ पॉन्स बन गए हैं। ये मिंग ने तुरंत पूछा, तो अब क्या कोई तरीका है उसे रोकने का? फंग लिंग ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका जवाब ये मिंग की उम्मीद जैसा नहीं था। उसने कहा, रोकना जरूरी है क्या? ये मिंग थोड़ा ठिठका। फंग लिंग आगे बोली, टियनयुंग का यूनिफिकेशन अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। कम से कम ये लॉर्ड ऑफ गॉड के रूल से बदतर तो नहीं होगा। उसकी बात में लॉजिक था। लेकिन ये मिंग फिर भी चुप हो गया। कुछ देर तक वह बस समुद्र की तरफ देखता रहा। उसके भीतर विचारों की टक्कर चल रही थी। एक तरफ पॉलिटिकल रियलिटी थी, दूसरी तरफ उसकी अपनी बिलीफ्स। आखिर उसने धीरे से कहा, दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर है कि मैं खुद अपने रास्ते पर चलूं। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वापस जाऊंगा और हाउशनिज्म को डेवलप करूंगा। उसके लिए वही अभी सबसे सही रास्ता है। अगर वह पूरे टियनयुंग की डेस्टिनी नहीं बदल सकता तो कम से कम वह एक ऐसी फोर्स खड़ी कर सकता है जो भविष्य में लोगों को एक दूसरा रास्ता दे। ये सुनकर फंग लिंग हल्का सा मुस्कुराए। उसने आधे मजाक आधे सच के लहजे में पूछा, तो तुम्हारे हाउशनिज्म में मेरे लिए भी कोई जगह है? ये मिंग ये सुनते ही भीतर से खुश हो गया। उसकी आंखों में चमक उभरी। उसने बिना छुपाए कहा, बिल्कुल है। फिर उसने हंसते हुए कहा, मुझे तो बस यही डर है कि मैं कहीं डायनेस्टी की लॉन्ग प्रिंसेस को अफोर्ड ही न कर पाऊं। फंग लिंग ने ये मिंग को एक अजीब सी नज़र से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अब कौन सी लॉन्ग प्रिंसेस रही? फिर उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। उसने कहा, आज के बाद मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। क्योंकि किंग लॉन्ग डायनेस्टी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। ये मिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, जरूरी नहीं। उसने आगे कहा, अभी बहुत सारे वेरिएबल्स बाकी हैं। अगर मैं ये खबर 4 ग्रेट गॉड्स तक पहुंचा दूं तो शायद वे जल्दी स्ट्रैटेजी बदल दें। शायद खेल अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ। फंग लिंग ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, और शुई हुआंगा, क्या तुम्हें डर नहीं कि वह तुमसे नाराज होगी? ये मिंग ने बेपरवाही से कहा, अगर उसे नाराज होना है तो हो। फिर उसने आधी मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी वह मुझे छोड़ने वाली कब थी? फंग लिंग ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम सच में बड़े रूथलेस हो। क्या तुम हमेशा औरतों के साथ ऐसा ही बिहेव करते हो? ये मिंग ने तुरंत पलट कर कहा, तुम लोग भी कम नहीं हो। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और तुम मुझे ऐसे बोल रही हो जैसे तुम मेरी वाइफ ही नहीं हो। ये सुनते ही फंग लिंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने झेपते हुए कहा, कौन तुम्हारी वाइफ है? ये मिंग हंस पड़ा। उसने जानबूझकर और आगे बढ़ते हुए कहा, अरे हमने हेवन एंड अर्थ के सामने मैरिज राइट्स तो कर ही लिए थे। बस एक ही चीज़ बाकी है। फिर उसने मिस्चिवस अंदाज में कहा, क्यों न आज ही ब्राइडल चेंबर कंप्लीट कर लें? जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले अगले ही पल ये मिंग को लगा जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो। आंख झपकते ही उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधा नीचे समुद्र में जा गिरा। छपाक, पानी चारों तरफ उछला और कुछ ही क्षणों में ये मिंग पूरा भीगा हुआ बिल्कुल पानी में डूबे मुर्गे जैसा हो गया।
ऊपर हवा में खड़ी फंग लिंग उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस हल्की शरारत और चेतावनी थी। उसने कहा, अब शायद तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ होगा। ये मिंग पानी से बाहर उछल कर आया, ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए। उसने कपड़े झाड़े और पूछा, अच्छा ठीक है, अब आगे क्या? फिर उसने सीधा पूछा, क्या तुम मेरे साथ हाउशन सेक्ट लौटोगी? फंग लिंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। एक ऐसा तरीका जिससे हाउशन सेक्ट बहुत तेजी से एक्सपैंड कर सकती है। ये मिंग की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, क्या तरीका? फंग लिंग ने समझाते हुए कहा, मार्शल आर्टिस्ट्स और ऑर्डिनरी पीपल की बिलीफ्स असल में अलग नहीं होती। फिर उसने बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में कहा, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल को किसी फेथ की तरफ लाना मार्शल आर्टिस्ट से भी आसान है। बस उन्हें कुछ रियल बेनिफिट्स दो। उसने आगे कहा, इस दुनिया में 99% लोग पावरलेस हैं। ना उनके पास अथॉरिटी है, ना रिसोर्सेज, ना प्रोटेक्शन। अगर तुम उनकी बेसिक नीड्स, सेफ्टी या लाइवलीहुड में मदद करो तो उनका दिल जीतना मुश्किल नहीं। ये सुनते ही ये मिंग के दिमाग में एक पुरानी बात कौंध गई। उसे याद आया कि उसने लिंगजू में हाउशन चर्च के पोप को पहले ही लोगों में धन बांटने और सहायता करने का आदेश दिया था, लेकिन वह अभी तक नहीं जानता था कि उसका रिजल्ट क्या निकला। उसने तुरंत कहा, मैं ऐसा कुछ पहले से कर चुका हूँ। मैंने लिंगजू के लोगों की मदद के लिए मनी डिस्ट्रीब्यूट करवाया है। फिर उसने उत्साह से कहा, क्यों न हम वहीं चलकर देखें कि उसका असर क्या हुआ। फंग लिंग ने सिर हिलाया। दोनों तुरंत ची लाइट में बदलकर वेस्ट सी से ईस्ट सी की ओर निकल पड़े। ये यात्रा साधारण कल्टिवेटर के लिए बेहद लंबी और कठिन होती। पूरे टियन्युन कॉन्टिनेंट को पार करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन फंग लिंग की स्पीड और पावर असाधारण थी। सिर्फ 1/4 घंटे में दोनों ईस्ट सी के ऊपर प्रकट हो गए और उनके सामने था लिंगजू। लेकिन लिंगजू को देखते ही दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। जो भूमि कभी समृद्ध थी, अब वह जगह उजड़ी हुई लग रही थी। चारों तरफ डेवस्टेशन के निशान थे। कई स्थानों पर धुआं, जली हुई बस्तियां, टूटी हुई संरचनाएं और बर्बाद विलेजेस दिखाई दे रहे थे। फंग लिंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने दांत भींचकर कहा, फंग सुप्रीम। ये मिंग ने गहरी आवाज में कहा, मैंने पहले ही खबर ले ली थी। फिर उसने भारी स्वर में बताया, फंग सुप्रीम की सेना ने लिंगजू पर कब्जा करने के बाद बर्न, लूट और स्लॉटर सब किया है। उन्होंने लोगों के साथ किसी भी तरह की मर्सी नहीं दिखाई। पूरी जनता गुस्से, दुख और रिजेंटमेंट से भरी हुई है। फंग लिंग की आंखों में ठंडी हत्या चमक उठी। उसने कहा, लिंगजू मैंने जीता था, और अगर मेरे नाम पर यहाँ ये सब हो रहा है तो मैं इसे यूं नहीं छोड़ूंगी। ये मिंग ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम क्या करने वाली हो? फंग लिंग ने सीधा जवाब दिया, जिस तरह मैं लिंगजू को जीत सकती हूँ उसी तरह मैं इसे खुद कंट्रोल भी कर सकती हूँ। ये मिंग एक पल के लिए सच में चौंक गया। उसने कहा, लेकिन अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम सीधे किंगलोंग डायनेस्टी के ऑपोजिट खड़ी हो जाओगी। फंग लिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, किंगलोंग डायनेस्टी पहले ही लॉर्ड ऑफ गॉड के कंट्रोल में जा चुकी है। फिर उसने कहा, अगर एम्परर को सच पता चले तो वह मेरे इस कदम से नाराज नहीं, खुश ही होगा। इतना कहकर उसने अपनी डिवाइन सेंस फैला दी। उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन पूरे लिंगजू पर स्वीपिंग स्टॉर्म की तरह फैल गया। कुछ ही क्षणों में उसे फंग सुप्रीम का मिलिट्री कैंप मिल गया, जहां हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की सेना डेरा डाले हुए थी। वहीं एक टेम्पररी इंपीरियल पैलेस भी बनाया गया था। वह पैलेस चमकदार, शानदार और पूरी तरह एक्सेस लग्जरी से भरा हुआ था। उसके भीतर इस समय फंग सुप्रीम आराम से बैठा था। चारों तरफ ब्यूटीज थीं, सिंगिंग एंड डांसिंग चल रही थी, वाइन बह रही थी। लिंगजू के लोगों का खून और आंसू बह रहे थे, और वह यहाँ ऑलमोस्ट डेली फीस्ट मना रहा था। उसी समय एक अटेंडेंट घबराकर हॉल में घुसा और चिल्लाया, योर हाइनेस, द एल्डेस्ट प्रिंसेस हैज अराइव्ड। फंग सुप्रीम तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। उसने शौक में पूछा, मेरी इंपीरियल आंट, वह कहाँ हैं? उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि हॉल के बीचों बीच लाइट चमकी। अगले ही पल फंग लिंग और ये मिंग वहीं प्रकट हो गए। हॉल में मौजूद संगीत, हंसी, डांसर्स सब एक पल में जम गए। पूरा माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। फंग लिंग की आंखें इस समय बेहद टेरिफाइंग थीं। उसने सीधे फंग सुप्रीम को घूरते हुए कहा, फंग सुप्रीम, तुमने लिंगजू में क्या किया है? फंग सुप्रीम अच्छी तरह जानता था कि फंग लिंग उससे कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वह घबराकर घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, नीस ग्रीट्स इंपीरियल आंट। फिर उसने जल्दी से कहा, इंपीरियल आंट, आप अचानक यहाँ कैसे?
फंगलिंग ने बिना कोई भूमिका बांधे ठंडे स्वर में कहा, सेना मुझे सौंप दो। और तुम अभी इसी वक्त डोंडू वापस जाओ। ये सुनते ही फंग सुप्रीम के चेहरे पर कई भाव एक साथ बदल गए। शौक, गुस्सा, हेजिटेशन और डर। कुछ पल बाद उसने मुश्किल से कहा, इंपीरियल आंट, मुझे एम्परर के आदेश से यहाँ स्टेशन किया गया है। मैं बिना आदेश के नहीं जा सकता। फंगलिंग की आंखें और ठंडी हो गईं। उसने धीमे लेकिन भयानक स्वर में कहा, तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो। उसी क्षण उसकी किलिंग इंटेंट पूरे हॉल में फैल गई, मानो कोई बर्फीली तलवार हर किसी के गले पर रख दी गई हो। पैलेस का टेम्परेचर जैसे एकदम गिर गया। फंग सुप्रीम के माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसके घुटने कांप उठे, वह लगभग खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। फिर फंगलिंग ने अंतिम वार्निंग दी, अगर तुमने एक कदम भी और हट किया तो मुझे तुम्हें यहीं मारने में कोई हिचक नहीं होगी। उसका स्वर इतना ठंडा था कि हॉल में मौजूद किसी को भी यह शक नहीं रहा कि वह मजाक कर रही है। फंग सुप्रीम ने एक पल के लिए ये मिंग की तरफ जहर भरी नज़र डाली। उसे समझ आ गया था कि यह सब उसी के कारण हुआ है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर उसने दांत भींचे, सिर झुकाया और कहा, जी नेफ्यू अभी प्रस्थान करता है। और इस तरह लिंगसू की कमांड उसी क्षण फंगलिंग के हाथों में चली गई। फंगलिंग मन मारकर पीछे हट गई। वह अपने साथ आई सारी फोर्सेस को लेकर वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर मुड़कर ये मिंग को घूरा। उसकी आंखों में साफ नाराजगी और रिजेंटमेंट भरा हुआ था। ये मिंग ने ये सब देखा, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब फंगलिंग के हत्ते ही लिंगजू में उसके लिए हालात और भी आसान हो गए, क्योंकि अब वह बिना किसी रोक टोक के खुलकर अपनी योजनाओं का रिजल्ट देख सकता था। इस बार वह खास तौर पर यह देखने निकला था कि जो धन उसने लोगों में बंटवाया था, उसका असली असर क्या हुआ। कुछ समय बाद ये मिंग लिंगजू के सबसे दूर, सबसे सुनसान आइलैंड पर पहुंचा। यह आइलैंड पहले बहुत गरीब था। यहाँ मुश्किल से कुछ दर्जन फैमिलीज रहती थीं। उनका पूरा गुजारा सिर्फ फिशिंग पर था। वह भी कोई अच्छी इनकम नहीं थी, बस किसी तरह पेट भर जाता था। फिर पिछले वॉर्स ने इस जगह को लगभग तबाह कर दिया। कई लोग मारे गए, जो बचे उनमें से भी बहुत से लोग डरकर भाग गए। पूरा आइलैंड लगभग उजड़ चुका था, लेकिन अब जो नज़ारा ये मिंग ने देखा उसने उसे थोड़ा रुकने पर मजबूर कर दिया। आइलैंड पर नए नए कॉर्टयार्ड्स बने हुए थे। पुराने टूटे फूटे झोपड़ों की जगह अब मजबूत और साफ सुथरे हाउसेस खड़े थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की पॉपुलेशन फिर से पहले जितनी हो चुकी थी, यानी लोग लौट आए थे। जिंदगी वापस लौट आई थी। ये मिंग धीरे धीरे गांव के एंट्रांस तक पहुंचा। वहीं उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह कम से कम 90 ईयर्स ओल्ड लग रहा था। चलने में उसे थोड़ी तकलीफ थी। ऐसा लग रहा था कि वह बस धूप सेंकने बाहर निकला है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति और सॉफ्टनेस थी। ये मिंग ने उसे रोक लिया। बूढ़े ने उसे देखा और उसे कोई स्ट्रेंजर ट्रैवलर समझा। उसने बहुत अपनापन दिखाया। बिना झिझक उसने ये मिंग को घर चलकर थोड़ा पानी पीने का निमंत्रण दिया। उसका व्यवहार इतना सादा और दयालु था कि ये मिंग के मन में हल्की गर्माहट सी उठी, लेकिन ये मिंग ने विनम्रता से मना कर दिया। फिर उसने सीधा सवाल किया, बाबा, यहाँ के हालात तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हर घर नया बना है। क्या अब फिशिंग से इतनी अच्छी कमाई होने लगी है? बूढ़ा ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में खुशी थी और थोड़ा सा पुरानी गरीबी का दर्द भी। उसने कहा, अरे बेटा, अगर फिशिंग से लोग अमीर हो जाते तो हम लोग आज इतने सालों बाद घर क्यों बनवाते? फिर उसने थोड़ा गर्व से कहा, सच बताऊं, हमें नई जिंदगी हाउशन रिलीजन ने दी है। ये मिंग ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा, हाउशन रिलीजन? फिर उसने थोड़ा शक जताते हुए कहा, लेकिन मैंने तो सुना है वह तो एक ईवल कल्ट है। बूढ़ा आदमी यह सुनते ही तुरंत नाराज हो गया। उसने भौहें चढ़ाईं और गुस्से से कहा, अरे लड़के, इतनी कम उम्र में ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? फिर उसने बिना रुके कहना शुरू किया, कुछ समय पहले किंगलोंग डायनेस्टी के लोग यहाँ आए थे। उन्होंने लूट मचाई, जलाया, लोगों को सताया। हम आम लोगों की जिंदगी नरक बन गई थी। बूढ़े की आवाज़ भर्रा गई, लेकिन वह बोलता रहा। उसने कहा, उसी वक्त हाउशन रिलीजन के लोग आए। उन्होंने हमें मनी दिया, जरूरी सामान दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें फिर से जीने का मौका दिया। हमारी टूटी हुई जिंदगी को दोबारा स्टेबल बनाया। फिर बूढ़े ने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा, अगर हाउशन रिलीजन न होता तो मैं तो बहुत पहले मर चुका होता।
क्या आज मैं ये चैन की जिंदगी देख पाता? उसकी आंखों में साफ कृतज्ञता थी। फिर उसने और भरोसे से कहा, हाउशन रिलीजन ने हमें ये भी बताया है कि आगे चलकर एक बड़ी डिजास्टर आने वाली है। दुनिया के अंत जैसा संकट, एक टेरिफाइंग जायंट सर्पेंट आएगा और लोगों को निगल जाएगा। लेकिन उसने तुरंत राहत भरे स्वर में कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाउशन रिलीजन उस सर्पेंट को खत्म कर देगा। ये मिंग ये सब सुनकर अंदर ही अंदर काफी संतुष्ट हुआ। उसने चेहरे पर कुछ खास नहीं दिखाया, लेकिन उसके मन में साफ हो गया कि उसकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। उसने बूढ़े को धन्यवाद दिया और वहां से आगे बढ़ गया। फिर उसने लिंगसू के कई और इलाकों में जाकर हालात देखे, और जहां जहां गया नतीजा लगभग एक जैसा था। लोगों के मन बदल चुके थे। धन की ताकत ने उनकी सोच पर गहरा असर डाला था। जिन लोगों ने हाउशन रिलीजन से मदद पाई थी, उनमें से 90% से भी ज़्यादा लोग अब दिल से हाउशन रिलीजन के आभारी थे। वे यह मानने लगे थे कि हाउशन रिलीजन ही उन्हें सुरक्षित रखेगा, हाउशन रिलीजन ही उन्हें फ्यूचर डिजास्टर से बचाएगा, और हाउशन रिलीजन ही उन्हें सुखी, हेल्दी, स्टेबल लाइफ देगा। ये मिंग ने चारों तरफ देखते हुए धीरे से कहा, लगता है ये तरीका सच में काम कर रहा है। फंग लिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मनी तो गॉड्स तक को हिला सकता है। फिर उसने तंज भरे कॉन्फिडेंस से कहा, इंसान तो फिर भी इंसान हैं। अगर तुम्हारे पास इनफ वेल्थ हो, तो तुम सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, पूरा टियन्युंग कॉन्टिनेंट तक खरीद सकते हो। ये मिंग कुछ देर सोच में डूब गया। फिर उसने धीरे से कहा, मनी मेरे लिए असली प्रॉब्लम नहीं है। उसने साफ शब्दों में कहा, किसी एक बड़े मार्शल फोर्स के पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, वह हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑर्डिनरी पीपल को पूरी जिंदगी आराम से जिंदा रखने के लिए काफ़ी हैं। उसकी नज़रें गंभीर हो गईं। फिर उसने कहा, लेकिन प्रॉब्लम वेल्थ नहीं है, प्रॉब्लम है टाइमिंग। करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बोर्ड पर आ चुके हैं कि शायद हाउशन रिलीजन को खुलकर राइज करने का मौका ही न मिले। फंग लिंग ने यह सुनकर तुरंत जवाब दिया, तो फिर करंट सिचुएशन को और ज़्यादा कैओटिक बना दो। उसकी आंखों में शार्प कैलकुलेशन चमक उठी। उसने कहा, केओस जितना बढ़ेगा, उतना ही हिडन फोर्सेस के लिए मौके बनेंगे, और उसी केओस के बीच हाउशन रिलीजन भी अपना रास्ता निकाल सकता है। फिर उसने सीधा प्लान सामने रख दिया। उसने कहा, युआन जियोनशन और शुई लिंगयू की एम्बिशंस, उनकी डिवाइन फीटस वाली हिडन प्लान, उनका लॉर्ड ऑफ गॉड को ट्रैप बनाना, ये सब 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स को बता दो, और साथ ही लॉर्ड ऑफ गॉड को भी सच बता दो। ये सुनते ही हवा जैसे और भारी हो गई, क्योंकि फंग लिंग का मतलब साफ था। अगर यह सीक्रेट बाहर गया, तो टियन्युंग कॉन्टिनेंट में सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं होगी, पूरी दुनिया आग की तरह भड़क उठेगी। ये मिंग ने हाथ रगड़ते हुए कहा, अब हालात बहुत जल्दी और ज़्यादा कैओटिक होने वाले हैं। उसने गंभीर स्वर में कहा, लॉर्ड ऑफ गॉड सबसे पहले खुद को डिवाइन फीटस के कंट्रोल से छुड़ाने की कोशिश करेगा, और 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स, वे सीधे युआन जियोनशन और शुई लिंगयू पर टूट पड़ेंगे। लेकिन फिर ये मिंग थोड़ा रुका। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। उसने कहा, बस एक दिक्कत है, अगर ऐसा हुआ तो शुई हुवैंग भी इस सब में फंस जाएगी। फंग लिंग ने शांत स्वर में कहा, तुम बताओ या ना बताओ, डिवाइन लैंड्स को ये बात देर सवेर पता चल ही जाएगी। फिर उसने कहा, लॉन्जेविटी रेल्म के लोग साधारण नहीं होते, उनकी बुद्धि समुद्र जैसी गहरी होती है। वे दुनिया में होने वाले बदलावों को महसूस कर लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें अभी पूरा यकीन है या नहीं। हो सकता है उन्हें पहले से शक हो, बस कंफर्मेशन ना मिला हो। ये मिंग ने सिर हिलाया। फिर उसने तुरंत टेम्पल टोकन निकाला। उसने 2 बार सिग्नल भेजा, और यह खबर सीधे टेम्पल मास्टर तक पहुंचा दी। कुछ ही देर बाद जवाब आ गया। इस बार टेम्पल मास्टर का रिएक्शन पिछली बार से बिल्कुल अलग था। वह हैरान नहीं हुआ, बल्कि बहुत काम आवाज़ में बोला, इस मैटर का हमें पहले से आभास था। फिर उसने कहा, ये मिंग, इस बार 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स को तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब इनिशिएटिव हमारे हाथ में आ गया है। ये मिंग ने तुरंत सम्मान से कहा, टेम्पल के हित की रक्षा करना डिसाइपल का कर्तव्य है। टेम्पल मास्टर ये सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने खुश होकर कहा, तुमने बड़ा काम किया है, जो रिवॉर्ड चाहिए मांग लो। ये मिंग पहले तो यही कहने वाला था कि उसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, लेकिन तभी फंग लिंग ने सीक्रेटली उसे रोका। उसने धीमे से कहा, उससे कहो तुम्हें पंगू डेटी में कल्टिवेट करना है। ये मिंग समझ गया कि फंग लिंग बिना वजह ऐसा नहीं कह रही।
उसने बिना ज़्यादा सोचे तुरंत कहा, डिसाइपल ने सुना है, हमारे टेम्पल में पंगू डेटी मौजूद है। टेम्पल मास्टर ये सुनकर सच में थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, ओह, तुम्हें पंगू डेटी के बारे में भी पता है। फिर उसने गंभीर स्वर में समझाया, पंगू डेटी कोई साधारण ट्रेजर नहीं है, वह एक नेचुरल डिवाइन स्टोन है। एंशंट एंसेस्टर पंगू के फॉल होने के बाद हेवन एंड अर्थ के जन्म के साथ यह अस्तित्व में आई थी। ये बेहद रेयर और एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है। फिर टेम्पल मास्टर ने पूछा, लेकिन तुम इसका क्या करना चाहते हो? ये मिंग ने बिना झिझक कहा, डिसाइपल सोच रहा है, क्या मैं पंगू डेटी की मदद से अपना गॉड फॉर्म रिफाइन कर सकता हूँ? ये सुनते ही टेम्पल मास्टर कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे वह ये मिंग की बात का वजन समझ रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम ये सोच रहे हो कि जब तुम वैल्करी रेल्म में प्रवेश करो, उसी समय गॉड फॉर्म भी कंडेंस कर लो? उसकी आवाज़ में हल्की हैरानी थी। फिर उसने कहा, यह आइडिया बुरा नहीं है, बल्कि बहुत बोल्ड है, लेकिन उसने थोड़ी देर रुककर कहा, ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। यानी यह रास्ता पूरी तरह अनजाना है, खतरा भी हो सकता है, असफलता भी हो सकती है। फिर टेम्पल मास्टर ने साफ पूछा, क्या तुम सच में यही चाहते हो? ये मिंग ने बिना हिले जवाब दिया, यस डिसाइपल, पूरी तरह निश्चित है। टेम्पल मास्टर ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आवाज़ और भारी हो गई। उसने कहा, तुम्हें शायद ये भी पता होगा, जिस महान अस्तित्व ने एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट को तोड़कर नई दुनिया की रचना की, वही पंगू था, और वही मानव जाति का सवियर भी माना जाता है। फिर उसने बहुत सम्मान भरे स्वर में कहा, अगर तुम पंगू डेटी को अपने पास रखो, तो सुबह और शाम उसकी विधिवत पूजा करना, उसे कभी हल्के में मत लेना। ये मिंग ये सुनकर भीतर से हिल गया। उसके मन में अचानक एक बिजली सी कौंधी। तो वह महान फिगर, जिसने प्राचीन युग में सब कुछ बदल दिया था, उसका नाम पंगू था। ये मिंग ने तुरंत सम्मान से कहा, डिसाइपल समझ गया। टेम्पल मास्टर ने आखिर में कहा, जब तुम टेम्पल लौटोगे, तब तुम खुद पंगू डेटी को देखोगे। फिर उसने धीमे स्वर में जोड़ा, मुझे उम्मीद है कि तुम सच में गॉड फॉर्म रिफाइनमेंट में सफल हो जाओगे। ये कहकर उसकी आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई। कनेक्शन खत्म हो गया। अब जाकर ये मिंग ने फंगलिंग की तरफ मुड़कर पूछा, तुमने मुझे पंगू डेटी मांगने को क्यों कहा? फिर उसने सीधे पूछा, आखिर उसके पीछे असली रीज़न क्या है? फंगलिंग हल्का सा मुस्कराए। फिर उसने कहा, पूरे टियन्यूंग में पंगू डेटी सिर्फ एक ही है, और वह सिर्फ इमॉर्टल टेम्पल में है। उसने आगे बताया, बहुत समय पहले मैंने एक एंशंट बुक में एक बात पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि पंगू डेटी के अंदर एंशंट एंसेस्टर पंगू के कुछ हिडन सीक्रेट्स छिपे हो सकते हैं। ये मिंग ने कंधे उचकाए और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हो सकता है वह एंशंट बुक भरोसे लायक ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम अगर पंगू डेटी मेरे पास आएगी, तो मैं उसे घर में रखकर हर दिन पूजा करूंगा। इतना तो बनता है, ये पंगू जैसे महान अस्तित्व के प्रति सम्मान भी होगा। फंगलिंग ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें पंगू डेटी दिलवाने के लिए कहा, लेकिन सच यह है कि इसके पीछे सिर्फ वही रीज़न नहीं है। ये मिंग ने तुरंत पूछा, तो फिर दूसरा रीज़न क्या है? फंगलिंग की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीमे लेकिन अर्थपूर्ण स्वर में कहा, एंशंट टाइम्स में एंसेस्टर पंगू ने कुछ डिसाइपल्स भी लिए थे। फिर उसने कहा, पंगू के फॉल होने के बाद वे सारे डिसाइपल्स भी इतिहास से गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। लेकिन फंगलिंग की आवाज़ और धीमी हो गई। उसने ये मिंग की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे यकीन है वे मरे नहीं हैं, वे अब भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। ये मिंग ये सुनकर सच में हिल गया। उसने तुरंत पूछा, क्या एंसेस्टर पंगू के डिसाइपल्स आज भी जिंदा हैं? फंगलिंग ने बिना हिचके जवाब दिया, हाँ। फिर उसने बहुत गंभीर स्वर में कहा, और अगर वे सच में आज तक जीवित हैं, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वे जरूर इटर्नल रेल्म में प्रवेश कर चुके होंगे, वरना इतने प्राचीन युग से अब तक जिंदा रहना नामुमकिन है। ये मिंग का दिल एक पल के लिए जैसे थम गया। इटर्नल रेल्म, ये नाम ही अपने आप में टेरिफाइंग था। उसने हैरानी से कहा, अगर ऐसा है, तो फिर वे आखिर कौन हैं? और अगर वे इतने महान बीइंग्स हैं, तो उन्होंने कोई सुपर सिविलाइजेशन क्यों नहीं बनाई? फंगलिंग हल्का सा मुस्कराए। उसने कहा, तुम जिस चीज़ को सुपर सिविलाइजेशन कह रहे हो, वह कोशिश बहुत पहले हो चुकी है, और वह कोई छोटी कोशिश नहीं थी। फिर उसने साफ कहा, ह्यूमन एंसेस्टर पंगू के 3 डिसाइपल्स थे, फक्सी, नूवा और शेनोंग। ये नाम सुनते ही ये मिंग का चेहरा बदल गया।
लेकिन फंग लिंग यही नहीं रुकी। उसने अगला वाक्य और भी भारी तरीके से कहा, और तुम्हें जो 3 एम्परर्स वर्ल्ड के नाम से दुनिया मालूम है, वह असल में इन्हीं तीनों ने बनाई थी। ये मिंग की आंखें फैल गईं। उसने लगभग अविश्वास में कहा, क्या 3 एम्परर्स वर्ल्ड एंसेस्टर पंगू के डिसाइपल्स ने बनाई थी? उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। फंग लिंग ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने एक एक नाम स्पष्ट कहा, एम्परर फक्सी, एम्परर शेनोंग, एम्प्रेस नूवा, यही 3 एम्परर्स थे। उसने आगे कहा, एक समय ऐसा था जब 3 एम्परर्स वर्ल्ड सच में सुपर सिविलाइजेशन बन चुकी थी। उसकी ताकत, व्यवस्था और इन्फ्लुएंस, सब कुछ टियन्यूंग की आज की किसी भी फोर्स से बहुत ऊपर था। लेकिन फिर सब कुछ अचानक बदल गया। फंग लिंग की आवाज़ भारी हो गई। उसने कहा, 3 एम्परर्स अचानक गायब हो गए, और उनके गायब होते ही वह महान सिविलाइजेशन बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करने लगी। उसने आगे समझाया, बाद में जो सक्सेसर्स आए, उन्हें भी 3 एम्परर्स की उपाधि मिली, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ओरिजिनल 3 एम्परर्स जैसी नहीं थी। वे इटर्नल रेल्म से बहुत दूर थे, और जब स्ट्रेंथ ही उस लेवल की ना हो, तो लॉर्ड गॉड लेवल पावर क्रिएट करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। ये मिंग ने तुरंत पूछा, अगर 3 एम्परर्स गायब हो गए, तो वे गए कहाँ? फंग लिंग ने सिर हिलाया। उसने साफ कहा, कोई नहीं जानता। फिर उसने कहा, लेकिन कई तरह की रूमर्स हैं। कई लोगों का मानना है कि 3 एम्परर्स पंगू को खोजने निकले थे। वीडियो शुरू करने से पहले पार्थ पैंडल जी का दिल से धन्यवाद, जो हमारे चैनल की शैडो रीडर मेंबरशिप ज्वाइन की है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शैडो रीडर फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत है। ये मिंग एक पल को चौंक गया। उसने तुरंत कहा, पंगू को ढूंढने? लेकिन क्या पंगू तो फॉल नहीं हो चुका? फंग लिंग ने गंभीर स्वर में कहा, लेजेंड्स के मुताबिक पंगू का एक ह्यूमन हेड अब भी कहीं मौजूद है, और उसी के भीतर एलियन रेसेस सील किए गए हैं। ये बात सुनते ही माहौल जैसे और भारी हो गया। फिर उसने कहा, कुछ लोगों का मानना है कि 3 एम्परर्स उसी हेड को ढूंढने गए थे, ताकि वे वहां पहुंचकर सील को स्टेबलाइज कर सकें, या फिर उस जगह किसी पावरफुल लॉर्ड गॉड को स्थापित कर सकें जो आगे आने वाले डिजास्टर को रोक सके। उसने फिर कहा, दूसरी रूमर ये भी है कि 3 एम्परर्स कहीं गहरे सेक्लूजन में चले गए। वे फ्यूचर कैटास्ट्रफी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी शक्ति को और ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फंग लिंग ने आखिर में कहा, ऐसी बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन ट्रूथ क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता। ये मिंग ये सब सुनकर चुप हो गया। उसके मन में अचानक एक बहुत खतरनाक, बहुत भारी कनेक्शन चमका। उसे शैंशन वर्ल्ड में देखा हुआ वह जायंट स्कल याद आया। वह विशाल खोपड़ी, जिसे देखकर ही उसकी आत्मा कांप गई थी। उसने मन ही मन सोचा, कहीं उस स्कल का पंगू से कोई संबंध तो नहीं, या फिर क्या वह सच में पंगू का हेड हो सकता है? यह विचार आते ही उसके भीतर बेचैनी उठ खड़ी हुई। उसके मन में तुरंत शैंशन वर्ल्ड में वापस जाने की तीव्र इच्छा जागी। वह अभी इसी पल सब छोड़कर वहां जाना चाहता था। लेकिन फंग लिंग ने उसकी हालत समझ ली। वह हल्का सा मुस्कराए और बोली, ज़्यादा मत सोचो। फिर उसने बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में कहा, तुम्हारा रास्ता अभी बहुत लंबा है। इन एंशिएंट सीक्रेट्स के पीछे भागने से पहले तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। उसने ये मिंग को ध्यान से देखा, फिर बोली, अगर मेरी नज़र गलत नहीं है, तो तुम्हारा मार्शल स्पिरिट अभी भी सिर्फ सुपरनैचुरल मार्शल स्पिरिट लेवल पर है, और डिवाइन मार्शल स्पिरिट बनने में अभी तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सीधी बात करूं तो तुम्हारे और उस स्तर के बीच अभी 10,000 माइल्स का फासला है। ये मिंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं जानबूझकर थोड़ा स्लो चल रहा हूं। फिर उसने साफ कहा, मैं ज़्यादा पावरफुल मैजिकल पावर्स कल्टिवेट करना चाहता हूं, इसीलिए मेरी प्रोग्रेस में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। फंग लिंग ने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, यह बिल्कुल सही है। जितनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर्स होंगी, भविष्य में तुम्हारी लिमिट उतनी ही ऊंची जाएगी। फिर उसने बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में कहा, इस दौरान तुम आराम से कल्टिवेशन पर ध्यान दो। हाउशन रिलीजन की बाहरी अफेयर्स मैं संभाल लूंगी। ये मिंग ये सुनकर विजिबली रिलैक्स्ड हो गया। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, जैसे ही लिंगजू पूरी तरह स्टेबल हो जाएगा, हम हेडक्वार्टर्स लौटेंगे, और तब मैं तुम्हें असिस्टेंट लीडर बना दूंगा। फंग लिंग ये सुनकर हल्का सा हंस पड़ी। उसने टीजिंग टोन में कहा, असिस्टेंट लीडर? फिर उसने भौं उठाकर कहा, क्या डेप्यूटी लीडर बनाकर मुझे अपने नीचे रखना चाहते हो? ये मिंग चौड़ा मुस्कुराया।
फिर उसने बिल्कुल शेमलेस कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुम और मैं हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर रैंक में भी बराबर ही होने चाहिए। ये सुनते ही फंगलिंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसकी यूजुअली कोल्ड एक्सप्रेशन में पहली बार साफ शाइनेस दिखी। उसने तुरंत नज़रें चुराईं, फिर खुद को संभाल कर बोली, लिंगजू का काम खत्म होने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। तुम इस टाइम का फ़ायदा उठाओ, शांति से कल्टिवेशन करो, बाकी सब मैं देख लूँगी। ये मिंग भी यही चाहता था। उसने जल्दी से कुछ बेसिक अरेंजमेंट्स किए, फिर लिंगजू में एक सेक्लूडेड हिडन जगह ढूंढी और वहीं क्लोज्ड दूर कल्टिवेशन में चला गया। लिंगजू की पूरी जिम्मेदारी उसने फंगलिंग को सौंप दी, और सच कहें तो यह फैसला बिल्कुल सही था। फंगलिंग एज फॉर्मर लॉन्ग प्रिंसेस वर्ल्ड अफेयर्स संभालने में ये मिंग से कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक कंट्रोल, लोकल ऑर्डर, इन सब में उसका लेवल अलग ही था। उसने लिंगजू को ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक प्रिसिजन से ऑर्गेनाइज किया। सब कुछ सिस्टमैटिक हो गया। डिसऑर्डर खत्म होने लगा। लूट, फियर, फैमिन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब धीरे धीरे कम होने लगे, और 1 महीने से भी कम समय में पूरे लिंगजू में फिर से लाइफ लौट आए। हर तरफ एक्टिविटी बढ़ने लगी, बाजार खुलने लगे, लोग बसने लगे, फील्ड्स और फिशरीज रिवाइव होने लगीं। एटमॉस्फेयर में होपलेसनेस की जगह स्टेबिलिटी आने लगी। धीरे धीरे लिंगजू फिर से प्रॉस्पर करने लगा। और अब एक बात पूरी तरह क्लियर हो चुकी थी, लिंगजू अब प्रैक्टिकली हाउशन रिलीजन का डोमेन बन चुका था। किंगलोंग डायनेस्टी की रूल यहाँ से पूरी तरह खत्म हो गई थी। उधर ये मिंग रिट्रीट में बैठा कल्टिवेशन कर रहा था। इस बार उसने टारगेट किया था यांगशन चिडी स्वॉर्ड। ये 5 ग्रेट स्वॉर्ड क्लासिक्स में से आखिरी स्वॉर्ड टेक्निक थी, और इन 5 में यह एकमात्र कंप्लीट स्वॉर्ड पाथ थी। 5 ग्रेट स्वॉर्ड क्लासिक्स की स्ट्रक्चर बेहद डीप थी। इनका डिवीजन 2 पार्ट्स में होता था। पहला, अक्वायर्ड 6 लेवल्स, दूसरा, अनेक 3 लेवल्स। अक्वायर्ड 6 में आते थे स्वॉर्ड इंटेंट, स्वॉर्ड हार्ट, स्वॉर्ड सोल, स्वॉर्ड स्पिरिट, स्वॉर्ड वर्ल्ड, स्वॉर्ड गॉड। इनमें से पहले 4 स्वॉर्ड पाथ्स में ये मिंग पहले ही स्वॉर्ड सोल स्टेज तक पहुंच चुका था। अब सिर्फ यांगशन चिडी स्वॉर्ड बची थी, लेकिन ये मिंग के लिए यह अब पहले जैसा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे पहले की कल्टिवेशन से काफ़ी एक्सपीरियंस मिल चुका था, और उसके पास था उसका टेरिफाइंग चीट, 8 युआन कैलकुलेशन अरे। यही उसकी ट्रू मॉन्स्टर लेवल एडवांटेज थी। कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स, सटल स्वॉर्ड लॉज, हिडन ट्रांजिशंस, जो दूसरों को सालों में समझ आते, ये मिंग उन्हें डेज में ब्रेक कर देता था। इसी कैलकुलेशन एबिलिटी के सहारे सिर्फ कुछ ही दिनों में उसने यांगशन चिडी स्वॉर्ड को भी सीधे तीसरे स्टेज, यानी स्वॉर्ड सोल लेवल तक कल्टिवेट कर लिया। इस तरह आखिरकार उसने 5 ग्रेट स्वॉर्ड क्लासिक्स की सारी 5 स्वॉर्ड पाथ्स कंप्लीट कर लीं। उसके प्योर यांग मार्शल सोल के बाहर अब 5 रंगों की डिवाइन स्वॉर्ड्स घूम रही थीं। वे लगातार सर्कुलेट कर रही थीं। उनकी ऑर्डर एंडलेस थी। उनकी शार्पनेस इतनी टेरिफाइंग थी कि लगता था हवा भी उनके पास आकर कट जाएगी। ये मिंग ने उन्हें महसूस किया, और उसके मन में एक्साइटमेंट के साथ हल्की फ्रस्ट्रेशन भी आए। उसने सोचा, मुझे डे आफ्टर टुमारो लेवल्स तक 5 ग्रेट स्वॉर्ड क्लासिक्स को पूरी तरह कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ओनली आफ्टर एंटरिंग द इनेट ट्रिपल लेवल्स इन 5 स्वॉर्ड्स को ट्रूली मर्ज किया जा सकेगा, और जब यह फ्यूजन होगी तभी वह असली 5 एलिमेंट्स किलिंग डिवाइन पावर बन पाएगी। यह कोई मामूली मूव नहीं था। यह मैजिकल पावर्स रैंकिंग में 6th रैंक टेरिफाइंग डिवाइन पावर थी। इसकी किलिंग फोर्स अनइमेजिनेबल थी, लेकिन फिलहाल वह स्टेज अभी दूर थी। इसलिए ये मिंग ने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। उसने मन ही मन कहा, अगर अभी 5 एलिमेंट्स किलिंग डिवाइन पावर पूरी नहीं हो सकती, तो फिर दूसरा रास्ता पकड़ना होगा। और वह दूसरा रास्ता था 8th लेवल फिंगर ऑफ द गॉड्स। उसकी आंखों में फिर से फोकस लौट आया, लेकिन फिंगर ऑफ द गॉड्स को आगे बढ़ाने के लिए उसे पहले एक और मैसिव रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। उसे स्वॉर्ड फॉर्मेशन ऑफ द गॉड्स कल्टिवेट करनी थी। ये फॉर्मेशन साधारण नहीं थी। ये 4 कंप्लीट स्वॉर्ड आर्ट्स पर आधारित थी। सेक्रेड स्वॉर्ड टेक्निक, किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक, ट्रैपिंग स्वॉर्ड टेक्निक और एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक। इन चारों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ही स्वॉर्ड फॉर्मेशन ऑफ द गॉड्स कंप्लीट होती थी। इनमें से सेक्रेड स्वॉर्ड टेक्निक को ये मिंग पहले ही 5th लेवल तक कल्टिवेट कर चुका था। अब उसके सामने बाकी 3 टेक्निक्स बची थीं, किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक, ट्रैपिंग स्वॉर्ड टेक्निक और एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक। लेकिन इस बार भी उसकी प्रीवियस स्वॉर्ड फाउंडेशन ने उसे मॉन्स्ट्रस एडवांटेज दिया।
5 एलिमेंट स्वॉर्ड कल्टिवेशन की वजह से उसकी स्वॉर्ड कॉम्प्रहेंशन अब ऑर्डिनरी जीनियसेस से बहुत ऊपर जा चुकी थी। उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव हो चुकी थी। ऊपर से फिर वही 8 UN कैलकुलेशन अरे, यानी स्पीड, कॉम्प्रहेंशन, ऑप्टिमाइजेशन, सब कुछ मैक्स लेवल पर। और नतीजा क्या हुआ? जो दूसरों के लिए इम्पॉसिबल था, वह उसके लिए absurdly फास्ट बन गया। पहले ही दिन उसने किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक कंप्लीट कर दी, सीधे 5th लेवल तक। दूसरे दिन उसने ट्रैपिंग स्वॉर्ड टेक्निक भी 5th लेवल तक पुश कर दी। तीसरे दिन उसने एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक भी परफेक्ट करके 5th लेवल पर पहुंचा दी। सिर्फ 3 दिनों में बाकी की तीनों स्वॉर्ड टेक्निक्स कंप्लीट। और अब स्वॉर्ड फॉर्मेशन ऑफ द गॉड्स की फाउंडेशन आखिरकार पूरी हो चुकी थी। ये मिंग की क्लोज्ड दूर कल्टिवेशन अब सच में एक डेंजरस स्टेज में प्रवेश करने वाली थी, क्योंकि अगला कदम सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं था, वह प्योर किलिंग पावर का बर्थ था। ये मिंग ने चारों स्वॉर्ड टेक्निक्स को 5th लेवल तक कल्टिवेट कर लिया था। अब उसके पास थे सेक्रेड स्वॉर्ड टेक्निक, किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक, ट्रैपिंग स्वॉर्ड टेक्निक और एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक। चारों की फाउंडेशन पूरी हो चुकी थी। लेकिन ये मिंग यहीं रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी 8 UN कैलकुलेशन अरे के साथ गहराई से डिडक्शन शुरू की। कुछ देर की कैलकुलेशन के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि ये चारों स्वॉर्ड टेक्निक्स अलग अलग टेक्निक्स नहीं हैं, इनके बीच एक हिडन कनेक्शन है। और अगर सही तरह से पुश किया जाए तो इन्हें एक सिंगल कंप्लीट स्वॉर्ड पाथ में मर्ज किया जा सकता है। यानी 4 टेक्निक्स मिलकर एक हायर फॉर्म जन्म दे सकती हैं। हर स्वॉर्ड टेक्निक ने अपनी ओन स्वॉर्ड बैन पैदा की थी। सेक्रेड स्वॉर्ड बैन, किलिंग स्वॉर्ड बैन, ट्रैपिंग स्वॉर्ड बैन और एब्सोल्यूट स्वॉर्ड बैन। अब ये मिंग ने इन्हीं 4 मेजर स्वॉर्ड बैन्स को टारगेट किया। उसने उन्हें सीधे फोर्स से फ्यूज नहीं किया, बल्कि 8 UN कैलकुलेशन अरे की मदद से उनकी स्ट्रक्चर, लॉज, ट्रांजिशंस, वीकनेसेस, ओवरलैप्स, सबको लेयर बाय लेयर तोड़ना शुरू किया। चारों स्वॉर्ड बैंड्स तेजी से डिकम्पोज होने लगे, उनकी अलग अलग फॉर्म्स टूटने लगीं, उनके अंदर छिपे स्वॉर्ड प्रिंसिपल्स बाहर आने लगे। फिर धीरे धीरे वह चारों पीसेस एक दूसरे में घुलने लगे। यह कोई सिंपल फ्यूजन नहीं थी, ये पूरी स्वॉर्ड लॉ रिकंस्ट्रक्शन थी। और इस फ्यूजन का फाइनल डायरेक्शन था सेक्रेड स्वॉर्ड, यानी बाकी 3 स्वॉर्ड पाथ्स को अब्जॉर्ब करके एक सुपीरियर डिवाइन स्वॉर्ड को बनाना। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन ये मिंग ने आंख तक नहीं खोली। उसका माइंड पूरी तरह कैलकुलेशन में डूबा हुआ था। हर सेकंड लाखों डेरिवेशंस चल रही थीं, हर मिनट काउंटलेस फेल्ड रूट्स रिजेक्ट हो रही थीं, और हर आवर एक नई पॉसिबल फ्यूजन पाथ रिफाइन हो रही थी। समय धीरे धीरे खिसकता गया, और फिर 9 दिन बाद आखिरकार वह क्षण आ गया। चारों स्वॉर्ड बैंड्स पूरी तरह मर्ज हो गईं। अब वे अलग अलग नहीं रहीं, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका था। उनकी जगह जन्म हुआ एक सिंगल सुप्रीम स्वॉर्ड बैंड का। यह कोई साधारण बैंड नहीं थी, ये थी 1000 बैंड स्वॉर्ड बैंड। उसके जन्म के साथ ही हवा बदल गई। उस स्वॉर्ड बैंड से डैज़लिंग रेडियंस फूट पड़ी। उसकी लाइट शार्प थी, उसकी ऑरा टेरिफाइंग थी, उसकी एज अनमैच्ड थी, और सबसे खतरनाक बात, उसमें फेंट डिवाइन मिस्ट्री महसूस हो रही थी, जैसे वह सिर्फ स्वॉर्ड लॉ नहीं, बल्कि डिवाइन लॉ के किनारे को छू चुकी हो। ये मिंग ने ये देखा और उसके चेहरे पर रह खुशी फैल गई। वह समझ गया था कि 5 एलिमेंट स्वॉर्ड्स भले रॉ पावर में टेरिफाइंग हों, लेकिन डिवाइन स्वॉर्ड अरे एक अलग कैटेगरी की चीज़ है। यह मास किलिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल है, फॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा स्टेबल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसे इवॉल्व करके ट्रू मैजिकल पावर बनाना कहीं ज़्यादा आसान है। यही उसका असली एडवांटेज था। ये रियलाइजेशन होते ही उसने पॉज नहीं लिया, वह तुरंत अगले फेज में चला गया। अब उसने फिर से 8 UN कैलकुलेशन अरे एक्टिवेट की। इस बार टारगेट था इस 1000 बैंड स्वॉर्ड बैंड को कंप्रेस करना, प्यूरिफाई करना, और उसे एक कंप्लीट डिवाइन पावर सीड में इवॉल्व करना। दिन बीतते गए, ये मिंग बिना हिले बैठा रहा। उसकी कॉन्शियसनेस बार बार स्वॉर्ड लॉ के डीपेस्ट लेयर्स में उतरती रही। फ्यूजन, कंप्रेशन, प्योरिफिकेशन, रिकंस्ट्रक्शन, स्टेबलाइजेशन, ये प्रोसेस बेहद खतरनाक थी। अगर एक भी स्टेप गलत होता तो सारी स्वॉर्ड लॉस कोलैप्स हो सकती थीं। लेकिन ये मिंग ऑर्डिनरी कल्टिवेटर नहीं था। उसकी टेरिफाइंग कैलकुलेशन एबिलिटी ने हर इंस्टेबिलिटी को पहले ही पकड़ लिया। और आखिरकार 20 दिनों से भी ज़्यादा समय बाद उसके सामने वॉइड में एक नई चीज़ जन्म लेने लगी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी,
पहले एक फेंट लाइट, फिर एक क्रिस्टल लाइक आउटलाइन, फिर एक फुली कंडेंस्ड फॉर्म, और अंत में उसके सामने प्रकट हुई एक शाइनिंग ट्रांसपेरेंट डिवाइन पावर सीड। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी ब्यूटी के पीछे प्योर डिस्ट्रक्शन छिपी थी। यह कोई ऑर्डिनरी सीड नहीं थी, ये थी मैजिकल पावर्स रैंकिंग की 8th रैंक डिवाइन पावर, फिंगर ऑफ द गॉड्स। ये मिंग ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी प्यूपल्स में अब स्वॉर्ड लाइट झिलमिला रही थी। उसका एक्सप्रेशन काम था, लेकिन उसके आसपास की हवा ऑलरेडी ट्रेम्बलिंग कर रही थी। उसने बिना उठे बस अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर आसमान की ओर अपनी उंगली से हल्का सा इशारा किया। सिर्फ एक पॉइंट, बस एक पॉइंट, और उसी क्षण वॉइड में बिजली सी फट पड़ी। स्पेस के भीतर क्रैकलिंग फोर्स गूंज उठी। अचानक सैकड़ों स्वॉर्ड लॉज हवा में जन्म लेने लगे। वे कहीं से आए नहीं थे, वे सीधे वॉइड से मैनिफेस्ट हुए थे। हर स्वॉर्ड लाइट एक इंडिपेंडेंट किलिंग प्रिंसिपल थी, हर रून एक डेडली लॉ थी। वे पल भर में एक दूसरे में वीव होने लगे। स्वॉर्ड लाइट, रून्स, किलिंग इंटेंट, डिवाइन पैटर्न्स, सब कुछ तेजी से इंटरलॉक होने लगा। कुछ ही सांसों में उन सब ने मिलकर एक रून ऑफ किलिंग डाउ बना दी। वह रून स्थिर नहीं थी, वह जीवित लग रही थी। उसमें कटिंग फोर्स धड़क रही थी। फिर वह रून और कंडेंस्ड हुई, और उसके भीतर से जन्म लिया एक सुप्रीम बैटल फॉर्मेशन ने। वह फॉर्मेशन इतनी टेरिफाइंग थी कि उसके प्रकट होते ही डायरेक्शंस जैसे फ्रीज हो गईं। उसने 4 पोल्स को लॉक कर दिया, ऊपर, नीचे, चारों दिशाएं, सब सील्ड। फिर उसकी कटिंग फोर्स और फैली, और ऐसा लगा जैसे वह 8 डायमेंशंस तक को काट देगी। स्पेस, वॉइड, लेयर्स, बाउंड्रीज, सब उसके सामने फ्रैजाइल लग रहे थे। ये मिंग ने धीरे से अपनी उंगली नीचे कर ली, लेकिन उसकी आंखों में अब साफ था। उसने एक और मॉन्स्टर लेवल डिवाइन पावर अपने हाथ में ले ली थी। अब उसका स्ट्रेंथ लेवल फिर से पूरी तरह बदल चुका था, और अगर कोई अब भी उसे सिर्फ ऑर्डिनरी जीनियस समझता, तो वह बहुत बड़ी गलती करने वाला था। ये मिंग ने जैसे ही अपनी उंगली उठाकर वह मूव इस्तेमाल किया, फंग लिंग तुरंत चौंक गई। उसकी आंखों में साफ शौक था। उसने हैरानी से पूछा, ये कैसी मैजिकल पावर है? ये मिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, फिंगर ऑफ द गॉड्स। फंग लिंग कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम सच में एक सुपरनैचुरल मॉन्स्टर हो। उसने आगे कहा, इसी रेल्म के कल्टिवेटर्स में मुझे नहीं लगता कोई भी तुम्हारा ओपोनेंट बन सकता है। लेकिन ये मिंग इतना एरोगेंट नहीं था। उसने सिर हिलाकर कहा, दुनिया में काउंटलेस एक्सपर्ट्स हैं, और हिडन जीनियसेस की तो कोई गिनती ही नहीं। फिर उसने शांत लेकिन फर्म आवाज में कहा, जब तक मैं फावू स्पिरिट और वूशिया स्पिरिट को पूरी तरह स्टेबलाइज नहीं कर लेता, तब तक ऐसी बात सोचने का भी सवाल नहीं उठता। फंग लिंग ने हल्का सा मुस्कराकर पूछा, तो अब क्या तुम मैजिकल पावर्स की कल्टिवेशन जारी रखोगे? ये मिंग ने बिना सोचे सिर हिला दिया। उसने कहा, मेरे पास अभी भी कई पावरफुल कल्टिवेशन टेक्निक्स हैं। मैं उन्हें एक एक करके टेस्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या उनमें से और डिवाइन पावर्स रिफाइन की जा सकती हैं। फंग लिंग ने उसकी बात सुनकर अप्रूवल में सिर हिलाया। फिर उसने कहा, हाँ, यही सही रास्ता है। उसने समझाया, जो मैजिकल पावर्स कल्टिवेटर खुद अपनी समझ से क्रिएट करता है, उन्हें प्रिमिटिव मैजिकल पावर्स कहा जाता है। और ऐसी पावर्स डायरेक्टली इनहेरिटेड मैजिकल पावर्स से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, क्योंकि उनकी पावर ज़्यादा प्योर होती है, कंट्रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और फ्यूचर ग्रोथ की पोटेंशियल भी कहीं ज़्यादा होती है। फंग लिंग के मैनेजमेंट के दौरान ये मिंग को काफ़ी रेयर फ्री टाइम मिला। लिंगसू की बाहरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने फंग लिंग पर छोड़ दी, और खुद पूरी तरह कल्टिवेशन में डूब गया। उसने बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस काट दिए। अब उसका एक ही लक्ष्य था, जितनी हो सके उतनी पावरफुल मैजिकल पावर्स रिफाइन करना। सबसे पहले उसने फ्लावर रिसीविंग टेक्निक और वुड रिसीविंग टेक्निक से एक टेरिफाइंग मैजिकल पावर एक्सट्रैक्ट की। काफ़ी डिडक्शन और फ्यूजन के बाद उसने उससे एक नई पावर रिफाइन की, जिसका नाम था ग्रेट पपट आर्ट। ये पावर बेहद डेंजरस थी। ये सीधे किसी इंसान की स्पिरिचुअल विल को सप्रेस कर सकती थी, उसके माइंड पर कंट्रोल जमा सकती थी, और फिर उसे अपने पपट या एवटा की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी सामने वाला इंसान जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी इच्छा तुम्हारे कंट्रोल में होगी। यह मूव साफ तौर पर बेहद सिनिस्टर और टेरिफाइंग कैटेगरी की पावर थी। उसके बाद ये मिंग ने अपना फोकस लिंगशन डिवाइन गॉन्ग पर डाला। उसने उसकी इनर प्रिंसिपल्स को बार बार एनालाइज किया, फिर उसके कॉ फोर्स को कंडेंस करके उससे एक नई मैजिकल पावर निकाली, लिंगशन स्ट्राइक।
यह एक डायरेक्ट ऑफेंसिव डिवाइन पावर थी। इसमें एक्सप्लोसिव फोर्स, प्रेसिजन और क्रशिंग इम्पैक्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। इसके बाद उसने बिग ज़ूशन स्वॉर्ड टेक्निक को उठाया। स्वॉर्ड लॉज और सर्कुलेशन पैटर्न्स को बार बार कैलकुलेट करने के बाद उसने उससे एक और पावरफुल मूव रिफाइन की, ज़ूशन स्वॉर्ड व्हील। यह एक हाईली डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टाइप मैजिकल पावर थी। इसमें रोटेटिंग स्वॉर्ड इंटेंट, कंटिन्यूअस कटिंग फोर्स और सप्रेसिव किलिंग ऑरा एक साथ मौजूद थे। लेकिन ये मिंग यहीं नहीं रुका। उसने अपनी बुक वर्ल्ड में स्टोर्ड टेक्निक्स को भी एक एक करके निकाला। वह जानता था कि उसके पास अब रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जो टेक्निक्स पहले सिर्फ कलेक्शन थीं, अब वे फ्यूचर डिवाइन पावर्स का रॉ मटेरियल बन चुकी थीं। सबसे पहले उसने स्टीलिंग हेवंस मैजिक स्किल को स्टडी किया। उसकी स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रेंज और डीप थी, लेकिन काफ़ी कैलकुलेशन के बाद ये मिंग ने उससे एक शार्प और विशस मैजिकल पावर रिफाइन की, स्टीलिंग स्काई क्लॉ। ये क्लॉ टाइप डिवाइन पावर थी। इसमें टेयरिंग फोर्स, स्टीलिंग इंटेंट और डायरेक्ट सप्रेशन की क्वालिटी थी। ऐसा लगता था जैसे ये सिर्फ फ्लैश नहीं, बल्कि एनर्जी और एसेंस तक छीन सकती है। फिर उसने ब्लड शैडो मैजिक स्किल को लिया। ये टेक्निक नेचुरली सिनिस्टर और किलिंग ओरिएंटेड थी। ये मिंग ने उसके ब्लड लॉज और शैडो प्रिंसिपल्स को फ्यूज करके उससे एक और डेडली मैजिकल पावर रिफाइन की, ब्लडलाइट किलिंग। ये पावर स्पीड, स्टेल्थ और इंस्टेंट बर्स्ट लीथैलिटी पर आधारित थी। जब यह एक्टिवेट होती तो सामने वाले को अटैक महसूस होने से पहले ही फेटल डैमेज मिल सकता था। इस तरह फंगलिंग बाहर लिंगजू को स्टेबल बना रही थी और अंदर ये मिंग एक के बाद एक नई मैजिकल पावर्स रिफाइन कर रहा था। उसकी स्ट्रेंथ हर दिन साइलेंटली बढ़ रही थी। कोई बड़ी बैटल नहीं हो रही थी, कोई फ्लैशी वॉर नहीं चल रही थी, लेकिन असली खतरनाक बदलाव इसी शांति में हो रहा था। क्योंकि हर नई मैजिकल पावर के साथ ये मिंग सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं हो रहा था, वह धीरे धीरे एक कंप्लीट किलिंग मशीन में बदल रहा था। ये मिंग ने इन सारी मैजिकल पावर्स को रिफाइन करने में 1 महीने से भी ज़्यादा समय लगा दिया। लेकिन सच कहा जाए तो ये स्पीड पहले से ही बेहद टेरिफाइंग थी। अगर कोई ऑर्डिनरी कल्टिवेटर होता तो शायद इन टेक्निक्स में से एक भी कंप्लीट डिवाइन पावर रिफाइन नहीं कर पाता। लेकिन ये मिंग अलग था। उसके पास 8 युआन कैलकुलेशन अरे थी। यही उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज थी। इसी कैलकुलेशन पावर की वजह से वह कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स को तोड़कर, उनके को प्रिंसिपल्स निकालकर, उन्हें शॉर्ट टाइम में कंप्लीट मैजिकल पावर्स में बदल पा रहा था। 1 महीने से ज़्यादा की लगातार कल्टिवेशन के बाद ये मिंग ने महसूस किया कि फ़िलहाल वह रुक सकता है। उसने सोचा, अभी के लिए जितनी पावर्स रिफाइन करनी थी काफ़ी हो चुका है। लेकिन जैसे ही वह कल्टिवेशन रोकने वाला था, अचानक उसके अंदर की ब्लड रिवर में वायलेंट मूवमेंट होने लगी। ब्लड रिवर के भीतर स्टोर्ड ब्लड इन्फॉर्मेशन अचानक उभरने लगी। वह इन्फॉर्मेशन एक साथ उसकी कॉन्शियसनेस की तरफ आने लगी, मानो कोई सील्ड मेमोरी खुद को फोर्सफुली खोल रही हो। ये मिंग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। बस एक ही थॉट के भीतर उसने समझ लिया कि इस ब्लड इन्फॉर्मेशन से वह 3 बेहद पावरफुल मैजिकल पावर्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये ऑर्डिनरी पावर्स नहीं थीं, इनकी ऑरा ही अलग थी। इनमें रॉ फेरोसिटी और एंशिएंट किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। लेकिन ये मिंग ने तुरंत उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उसका चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। उसे ब्लड रेस की मेथड्स और ब्लड टाइप टेक्निक्स पसंद नहीं थीं। उसका इंस्टिंक्ट ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसलिए उसने बिना हिचक उस ब्लड इन्फॉर्मेशन को दबा दिया। उसने उन्हें कल्टिवेट करने का इरादा वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन तभी एक और अजीब चीज़ हुई। जैसे ही ब्लड टाइप मेमोरीज़ को सप्रेस किया गया, एक दूसरी मेमोरी अचानक ऊपर उठी। यह मेमोरी ब्लड जीनियस की नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ बहुत ज़्यादा एंशिएंट, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव। उसकी प्रेजेंस ही अलग थी। उसने आते ही ब्लड मेमोरीज़ को एक तरफ धकेल दिया। ये मिंग तुरंत चौंक गया। उसका माइंड एक पल के लिए ठहर गया। उसने महसूस किया कि यह मेमोरी ऑर्डिनरी सोर्स से नहीं आई। ये गहरी थी, भारी थी, और इसमें टाइम की ऐसी फीलिंग थी जैसे ये काउंटलेस ईयर्स से सोई हुई हो। ये मिंग के मन में कन्फ्यूजन भर गया। उसने तुरंत सोचा, यह एंशिएंट मेमोरी आखिर आई कहाँ से? यह मेरी नहीं है, ये ब्लड रेस की भी नहीं लग रही। फिर उसने ध्यान से उसके सोर्स को ट्रेस करना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे आंसर मिल गया। उसकी आंखों में अचानक रियलाइजेशन चमक उठा। वह समझ गया, यह मेमोरी शैंशन वर्ल्ड में मिले उस जायंट स्कल के ब्लड से आई है। वही टेरिफाइंग ह्यूज हेड जिसका ब्लड उसने अब्जॉर्ब किया था, और उसी ब्लड के भीतर यह एंशिएंट इन्फॉर्मेशन छिपी हुई थी। ये मिंग अब सब जोड़ने लगा।
उसने मन ही मन कहा, अब समझ आया। ब्लड रेस की सारी सिविलाइजेशन, उनकी नॉलेज, उनकी टेक्निक्स, उनकी इनहेरिटेंस, सब कुछ ब्लड के अंदर स्टोर होता है। उनका ब्लड सिर्फ ब्लड नहीं होता, वह इन्फॉर्मेशन कैरियर होता है। फिर उसने और गहराई से सोचा, अगर ऐसा है तो उस जायंट स्कल ने भी शायद इसी तरह की कोई स्पेशल ब्लड बेस्ड मेथड कल्टिवेट की होगी। इसीलिए उसके ब्लड के अंदर भी मैसिव अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। और वही इन्फॉर्मेशन अब धीरे धीरे मेरे अंदर खुल रही है। लेकिन रियलाइजेशन के साथ ही एक प्रॉब्लम भी सामने आ गई। ये मिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने मन ही मन कहा, प्रॉब्लम यह है कि मैंने ब्लड रेस की ऑर्थोडॉक्स कल्टिवेशन मेथड नहीं सीखी। मैंने उनके ट्रू ब्लड सिस्टम को प्रॉपर्ली कल्टिवेट नहीं किया। यानी एक क्लासिक्स के अनुसार मैं असल में ब्लड रेस कल्टिवेटर ही नहीं हूँ। और अगर मैं ब्लड रेस कल्टिवेटर नहीं हूँ तो इस जायंट स्कल के ब्लड में छिपी इनहेरिटेंस को डायरेक्टली रिफाइन करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली। इन्फॉर्मेशन सामने थी, ट्रेजर उसके अंदर था, लेकिन कि उसके पास नहीं थी। और यही बात उसे सबसे ज़्यादा खल रही थी। ये सोचकर ये मिंग ने आखिर एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि अब उसे ऑफिशियली ब्लड रेस की कल्टिवेशन टेक्निक्स सीखनी होंगी। क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो जायंट स्कल के ब्लड में छिपी इनहेरिटेंस कभी पूरी तरह नहीं खुलेगी। और उसके मन की गहराई में एक अजीब फीलिंग बार बार उठ रही थी, जैसे वह स्कल सिर्फ एक एंशिएंट कॉर्प्स नहीं था। उसकी आइडेंटिटी और उसके सीक्रेट्स आने वाले समय में बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले थे। इसलिए ये मिंग ने ठान लिया, चाहे उसे पसंद हो या नहीं, उसे ब्लड रेस कल्टिवेशन को फॉर्मली टच करना ही पड़ेगा। उधर जबकि ये मिंग ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं जानता था, टिएन्यून कॉन्टिनेंट की सिचुएशन तेजी से बदलने लगी। युआन जियोंशन और शुई लिंगयू की कॉन्स्पिरेसी अब हिडन नहीं रही थी। डिवाइन लैंड और 5 डिनेस्टीज दोनों को उनके प्लान की खबर मिल चुकी थी। और जैसे ही यह सीक्रेट बाहर आया, सारी मेजर फोर्सेस तुरंत मूव करने लगीं। हर तरफ प्रेशर बढ़ने लगा। टेंशन अचानक कई गुना बढ़ गई। इसी बीच शुआवांग के हेवनली पैलेस में 2 फिगर्स प्रकट हुए। वे चुपचाप आए, लेकिन उनकी प्रेजेंस ने पूरे हॉल का एटमॉस्फेयर बदल दिया। पहला फिगर था एक यंग मैन इन वाइट। वह देखने में बेहद युवा लग रहा था। उसका चेहरा शांत था, उसकी अपीयरेंस रिफाइंड थी, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में एंडलेस ईयर्स की विसिसिट्यूड छिपी थीं, जैसे उसने काउंटलेस ईयर्स देखे हों। उसके बगल में खड़ी थी एक यंग वुमन इन रेड ड्रेस। उसकी ब्यूटी ऑलमोस्ट अनरियल थी, इतनी डैजलिंग, इतनी ग्रेसफुल कि इवन शुआवांग भी उसके सामने फीकी पड़ती थी। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, उसमें एक कोल्ड एंड नोबल ऑरा थी, जो उसे नेचुरली अनटचेबल बनाती थी। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि युआन जियोंशन और शुई लिंगयू थे। लेकिन वे अपने रियल बॉडीज के साथ नहीं आए थे। उनके फेसेस हल्के धुंधले थे, उनकी फॉर्म्स पूरी तरह सॉलिड नहीं थीं, क्योंकि यह उनकी ट्रू अराइवल नहीं थी। ये सिर्फ उनके डिवाइन थॉट्स की प्रोजेक्शन थी, यानी वे अपनी कॉन्शियसनेस के प्रोजेक्शन के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। फिर भी उनकी ऑरा इतनी भारी थी कि शुआवांग का सिर अपने आप झुक गया। वह विजिबली नर्वस थी, उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई दे रही थी। उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, फादर, यह मेरी गलती थी। फिर उसने और भी दबे स्वर में कहा, मुझे ये बात बाहर नहीं बतानी चाहिए थी। उसकी आवाज़ में रिग्रेट था, उसमें फियर भी था, और एक तरह की ग्रीवेंस भी, जैसे वह खुद को दोष दे रही हो। लेकिन वाइट रोब्ड यंग मैन युआन जियोंशन ने उसे डांटा नहीं। उसका एक्सप्रेशन काम ही रहा। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम नहीं भी बताती तो भी वे सूना और लेटर सब जान ही जाते। उसने बहुत कैजुअली कहा, डिवाइन लैंड वाले कुछ भी कर लें, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वे मुझ पर कितना भी प्रेशर डालें। वे सच में मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी थी, जैसे वह डिवाइन लैंड को पूरी तरह समझता हो। फिर उसने हल्की सी भौं सिकोड़कर कहा, असली वेरिएबल डिवाइन लॉर्ड है। मुझे नहीं पता आखिर वह आगे क्या करेगा। उसके टोन में पहली बार सावधानी आई। मतलब साफ था, युआन जियोंशन को डिवाइन लैंड से डर नहीं था, लेकिन डिवाइन लॉर्ड, वह अलग लेवल का फैक्टर था। तभी शुई लिंगयू ने कोल्ड कॉन्फिडेंस के साथ बात संभाली। उसने धीमे मगर बेहद फर्म स्वर में कहा, डिवाइन फीटस पहले ही हमारे कंट्रोल में है। उसने आगे कहा, अब वह क्या कर सकता है। फिर उसके होंठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आई। उसने कहा, वंस द बाउ इज ड्रॉन देयर इज नो टर्निंग बैक। यानी अब तीर कमान से निकल चुका है, अब कोई रिट्रीट पॉसिबल नहीं। अब डिवाइन लॉर्ड के पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। उसे मजबूरन हमारे साथ आगे बढ़ना ही होगा, चाहे वह चाहे या ना चाहे। अब वह इस गेम से बाहर नहीं निकल सकता। डिवाइन लॉर्ड की सारी उम्मीदें, उसकी सारी एम्बिशंस, सब कुछ सिर्फ एक ही चीज़ पर टिका हुआ था,
डिवाइन फीटस, वही उसकी सबसे बड़ी रिलायंस थी, वही उसका फ्यूचर था, वही उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड था। अगर डिवाइन फीटस उसके हाथ से निकल जाता तो सिर्फ एक ट्रेजर खोना नहीं होता, उसकी सारी विशेज़, उसकी सारी ईयर्स लॉन्ग प्लानिंग, उसकी सारी ऑब्सेशन, सब कुछ एक ही पल में बर्बाद हो जाता। ये नुकसान उसे मार देने से भी ज़्यादा क्रूर होता, क्योंकि मौत सिर्फ बॉडी ख़त्म करती है, लेकिन यह उसकी होप, एम्बिशन और प्राइड तीनों को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देता। इसीलिए चाहे उसे पता हो कि वह किसी और के लिए वेडिंग ड्रेस सिल रहा है, यानी किसी और के लिए रास्ता बना रहा है, फिर भी वह रुक नहीं सकता था। अब बहुत देर हो चुकी थी, उसने अपनी सारी होप उसी डिवाइन फीटस पर लगा दी थी, और अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। श्वेवांगर ने यह बात सोचकर हल्का सा डरते हुए पूछा, अगर डिवाइन लॉर्ड कॉर्नर हो गया तो क्या वह जंप ओवर द वॉल कर सकता है, यानी क्या वह डेस्परेशन में कोई इरेशनल क्रेजी मूव कर सकता है। ये सुनते ही युआन जियोंशन कुछ पल के लिए चुप हो गया, उसकी आंखों में हल्की गंभीरता उभरी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे खुद जाना होगा, मैं उससे पर्सनली बात करूंगा। उधर जब श्वेवांगर के परिवार की यह डिस्कशन चल रही थी, उसी समय हाउ टू डायनेस्टी के में हॉल में भी एक भारी सभा लगी हुई थी। डिवाइन लॉर्ड ऊपर अपने थ्रोन पर बैठा था, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, वह बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन हॉल के भीतर का माहौल बेहद टेंस था। उसके सामने खड़े थे प्रिंस गोल्ड और गोल्डन गार्ड के को मेंबर्स, इनमें शैन ज़ैंग भी था और टूम कीपर भी। सभी के चेहरों पर चिंता साफ थी, सबको अब सच्चाई पता चल चुकी थी। सब समझ गए थे कि डिवाइन फीटस का मामला एक ट्रैप है। कुछ देर की चुप्पी के बाद टूम कीपर ने गहरी सांस लेकर कहा, डिवाइन लॉर्ड, हमें अब रुक जाना चाहिए। उसकी आवाज़ में साफ निराशा थी। उसने आगे कहा, हम सिर्फ दूसरों के लिए वेडिंग ड्रेस बना रहे हैं, यानी सारी मेहनत हमारी, लेकिन फ़ायदा किसी और का। ये सुनकर प्रिंस गोल्ड भी तुरंत आगे बढ़ा, उसने भी गंभीर स्वर में कहा, हाँ फादर एम्परर, अब डिवाइन फीटस छोड़ देना चाहिए, हम कोई दूसरा रास्ता सोच सकते हैं। उसकी बात के बाद बाकी मिनिस्टर्स भी एक एक करके बोलने लगे। सबका एक ही पॉइंट था, स्टॉप नाउ, रिट्रीट करो, डिवाइन फीटस छोड़ दो, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। हॉल में पर्सुएशन की आवाज़ें भर गईं, हर कोई डिवाइन लॉर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर थ्रोन पर बैठा डिवाइन लॉर्ड पूरे समय बिल्कुल चुप रहा। न कोई एक्सप्रेशन, न कोई रिएक्शन, बस शांत, इतना शांत कि वह शांति खुद डरावनी लग रही थी। जब सब लोग अपनी अपनी बात कह चुके, तब आखिरकार उसने धीरे से मुंह खोला। उसकी आवाज़ ठंडी थी, उसने कहा, क्या तुम लोगों को लगता है कि मुझे पता नहीं ये सब किसी और का ट्रैप है? ये सुनते ही पूरा हॉल हिल गया, सभी के चेहरे बदल गए, सब स्टन रह गए। उनके मन में एक ही सवाल उठा, उसे पहले से पता था। शैन ज़ैंग भी शॉक में आ गया, उसने तुरंत पूछा, अगर डिवाइन लॉर्ड को पहले से सब पता था तो फिर आपने इसे होने ही क्यों दिया? ये सवाल सीधा था, और हॉल में फिर से साइलेंस छा गया। सब डिवाइन लॉर्ड की तरफ देखने लगे। डिवाइन लॉर्ड के होंठों पर एक ठंडी, ऑलमोस्ट मॉकिंग स्माइल उभरी। फिर उसने कहा, मेरा गोल सिर्फ एक है, डिवाइन फीटस। उसने आगे कहा, जब लक्ष्य इतना बड़ा हो तो नेचुरली ट्रिक्स और स्कीम्स का सामना करना ही पड़ेगा। फिर उसने बिना घबराए साफ कहा, हाँ, युआन जियोंशन और शुई लिंगयू ने सीक्रेटली डिवाइन फीटस को रिफाइन किया है। उन्होंने उसके अंदर अपनी कंट्रोल मेथड्स छिपाई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे वापस नहीं ले सकता। ये सुनते ही हॉल के कई लोगों की सांस अटक गई। डिवाइन लॉर्ड की आंखों में अचानक टेरिफाइंग कॉन्फिडेंस चमकी। उसने धीमे लेकिन बेहद भारी स्वर में कहा, 5 एलिमेंट्स ब्लड सैक्रिफाइस। फिर उसने आगे कहा, जब तक मेरे पास यह मेथड है, डिवाइन फीटस पर दोबारा कंट्रोल पाना इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि उन्हें उसके अंदर से एक्सपेल करना भी मुमकिन है। यानी वह डिवाइन फीटस से युआन जियोंशन और शुई लिंगयू की हिडन कंट्रोल फोर्स को बाहर निकाल सकता है। और वंस दैट हैपन्स, डिवाइन फीटस फिर से पूरी तरह उसके हाथ में आ जाएगा। ये सुनते ही पूरे हॉल का मूड पल भर में बदल गया। जो डिस्पेयर था वह शॉक में बदला, शॉक एक्साइटमेंट में बदल गया, और एक्साइटमेंट होप में। प्रिंस गोल्ड की आंखें तुरंत चमक उठीं, वह ऑलमोस्ट आगे झुक गया। उसने डिसबिलीफ के साथ कहा, क्या फादर एम्परर, क्या आपने फ्लावर रिसीविंग टेक्निक को ऑलरेडी अल्टीमेट लेवल तक कल्टिवेट कर लिया है? उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट थी, लेकिन उसके भीतर रिस्पेक्ट के साथ फियर भी था, क्योंकि अगर डिवाइन लॉर्ड सच में उस स्टेज तक पहुंच चुका था तो इसका मतलब था उसने अपनी सबसे टेरिफाइंग ट्रम्प कार्ड अभी तक किसी को नहीं दिखाई थी। डिवाइन लॉर्ड ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसने कहा, जब मैं इमॉर्टल स्पिरिट रेल्म में प्रवेश कर लूँगा, तब मैं इमॉर्टल डिवाइन फॉर्म को एक्टिवेट कर सकूंगा और उसी शक्ति से डिवाइन फीटस की कॉन्शियसनेस पर कब्जा कर लूँगा। फिर युआन जियोंशन और शुई लिंगयू को उसके अंदर से जबरन बाहर निकाल दूंगा।
ये सुनकर प्रिंस गोल्ड के चेहरे पर एक्साइटमेंट तो आए, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक प्रैक्टिकल सवाल उठ गया। उसने तुरंत पूछा, लेकिन 5 एलिमेंट्स ब्लड सैक्रिफाइस के लिए चैंगशेंग रेल्म लेवल फिगर्स चाहिए, और बड़ी संख्या में इन्फेंट्स भी चाहिए। उसने थोड़ा रुककर कहा, इन्फेंट्स तो किसी तरह मिल सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी स्केल पर सैक्रिफाइस मटीरियल कहाँ से आएगा? डिवाइन लॉर्ड ने बिल्कुल भावहीन स्वर में जवाब दिया, मैंने क्या 5 एम्परर्स को डिवाइन फीटस में यूं ही फंसा रखा है? उन 5 को मैं ब्लड गाइड की तरह इस्तेमाल करूंगा। उसने आगे कहा, और जहां तक लिविंग बीइंग्स की बात है, 5 डिनेस्टीज को आदेश दो, हर डायनेस्टी 200 मिलियन बॉयज एंड गर्ल्स तैयार करे। हॉल में सन्नाटा छा गया, सभी के चेहरे जम गए। 200 मिलियन, हर डायनेस्टी से 5 डिनेस्टीज मिलाकर 1 बिलियन, 1 अरब इनोसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। एक पल के लिए किसी को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। ये संख्या इतनी विशाल थी कि इवन रूथलेस कल्टिवेटर्स के दिल भी कांप गए। शैनज़ैंग, जो आमतौर पर ब्लडशेड से कभी नहीं हिचकता था, वह भी इस बार विजिबली शेकन हो गया। उसने गहरी आवाज में पूछा, डिवाइन लॉर्ड, क्या सच में 1 बिलियन पीपल को ब्लड सैक्रिफाइस किया जाएगा? डिवाइन लॉर्ड की आवाज में कोई भावना नहीं थी। उसने बस इतना कहा, ग्रेट कॉज के लिए सैक्रिफाइस अनअवॉइडेबल है। उसके लिए 1 अरब लाइव्स सिर्फ प्राइस थी। फिर उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, शैनज़ैंग, तुरंत शुरू करो, फास्ट भी और सीक्रेट भी। शैनज़ैंग ने सिर झुकाया और आदेश मान लिया। इसके बाद 5 डिनेस्टीज की काउंटलेस सीक्रेट फोर्सेस तुरंत एक्टिवेट हो गईं। हर तरफ हिडन ऑपरेशंस शुरू हो गए। गांवों, कस्बों, दूरदराज इलाकों, बॉर्डर सेटलमेंट्स, हर जगह से वर्जिन बॉयज एंड गर्ल्स को चुपचाप उठाया जाने लगा। किडनैपिंग की यह लहर इतनी मैसिव थी कि देखते ही देखते काउंटलेस इनोसेंट चिल्ड्रन गायब होने लगे। फिर उन्हें सीक्रेट टेलीपोर्टेशन एरेज के जरिए लगातार हाउ टू डायनेस्टी भेजा जाने लगा। वहां से उन्हें बैच बाय बैच डिवाइन लॉर्ड के किंगडम ऑफ गॉड में ट्रांसफर किया गया। एक ऐसा स्लॉटर तैयार हो रहा था जिसकी भनक भी दुनिया को ठीक से नहीं लगी। उधर युआन जियोंशन अभी शुएवांगा और शुई लिंगयू के साथ हेवनली पैलेस में बात कर ही रहा था कि अचानक पूरा पैलेस हिल उठा। हवा भारी हो गई, स्पेस में वाइब्रेशन दौड़ गई, और तभी एक पुरानी गहरी आवाज गूंजी, ब्रदर युआन, काफी समय हो गया, हम मिलने आए हैं। युआन जियोंशन का एक्सप्रेशन नहीं बदला, वह बिल्कुल काम रहा। उसने हल्के से कहा, डिवाइन लैंड के लॉर्ड्स खुद आए हैं। युआन के लिए यह सम्मान की बात है, प्लीज अंदर आइए। अगले ही पल 4 फिगर्स हेवनली पैलेस में एक साथ प्रकट हुईं। उनकी प्रेजेंस इतनी भारी थी कि पूरा हॉल एक पल में दब गया। शुएवांगा, जो अभी तक सामने खड़ी थी, तुरंत चुपचाप पीछे हट गई। वह ओबीडियंटली शुई लिंगयू के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसे समझ आ गया था, अब यहाँ ऑर्डिनरी बातचीत नहीं होने वाली।